हेलो बच्चों। कैसे हो बेटा तुम सब लोग। वरुण एडवांस्ड बैच में आप सभी का बच्चों वापस से वेलकम बैक। और अपनी मैथ्स क्लासेस में हम लोग बहुत ही जबरदस्त चैप्टर पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक नई यूनिट हमने स्टार्ट करी है जहाँ की आप अभी तक मेनली आपने अलजेब्रा पढ़ा है। अब हम बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं, एक ऐसी यूनिट जो पढ़ते वक्त थोड़ी अनकंफर्टेबल लगती है क्योंकि इसमें बेटा बोरियत होती है, मेहनत बहुत है, याद बहुत चीजें करनी है। कई बच्चों को लगता है, कई लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगती है, ऐसा नहीं है। बट देन जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा अगर बात की जाए तो ये वो चैप्टर है जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। आपको इसके क्वेश्चंस डेफिनेटली आप ऐसे होंगे जो एग्जाम में बैठ के आप कर पाएंगे। बट सैड देख पार्ट ये है, रियलिटी जो है, सही सैड तो नहीं, रियलिटी कि भाई अलजेब्रा में क्या होता है कि कई बार इतने ज्यादा टफ क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, हम पढ़ के जितना भी चले जाए वहां जाके नहीं सोच पाते, वो नहीं क्लिक कर पाता। बट ज्योमेट्री में देख ऐसा नहीं है, जो तुम पढ़ के गए हो 99% चीजें वही सब मिलने वाली हैं तुम्हें, उसी के ऊपर देखा सा सवाल तुम्हें लगेगा वहां पे। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छी तरह पढ़ो ज्योमेट्री को, चाहे स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल हो, या आगे जैसे कोनिक सेक्शन आएगा उसके भी क्वेश्चन बिल्कुल घिसे पिटे रटे रटाए, कॉमन टेंजेंट्स के, इक्वेट नॉर्मल्स के वही क्वेश्चन आते हैं हर बार। इस साल 2023 में भी वैसे ही आए थे। ठीक है भाई, चलिए तो अब आगे बढ़ेंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल्स। जैसे हमने दो लेक्चर्स में पहले स्ट्रेट लाइंस की बात करी, आज हम सर्कल्स की बात करेंगे, उसकी कुछ टेंजेंट्स की बात करेंगे। कॉमन टेंजेंट, दो सर्कल की कॉमन टेंजेंट वगैरह, कितनी कॉमन टेंजेंट होती हैं, लेंथ क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, वो सब बातें हम करेंगे। तो आज का डिस्कशन मेनली सर्कल्स एंड उनकी टेंजेंट्स के अराउंड रहने वाला है बेटा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, स्ट्रेट लाइन में भी थोड़ी थ्योरी का रिकैप दिया था मैंने तुम्हें, वैसे ही सर्कल्स में भी दे रहा हूँ। सर्कल की तीन फॉर्म्स होती हैं इक्वेशन: सेंटर रेडियस फॉर्म, जनरल फॉर्म जिसका सेंटर माइनस जी माइनस एफ होता है, तुम सबको पता है। रेडियस ऑफ सर्कल रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। और फिर एक डायमेट्रिक फॉर्म होती है जो कि इस तरह की दिखती है। जब भी आपको x1 x2 x1 y1 x2 y2 एक डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स दिए हों तो आप सीधे इस सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं ये वाले फॉर्मूले से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसके बाद कुछ इंटरसेप्ट्स होते हैं सर्कल के, तुम्हें पता है एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है इस तरह से, जहां एक्स एक्सेस को जहां सर्कल कट कर रहा है उन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं, जिसका फॉर्मूला 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी होता है। वाई इंटरसेप्ट का 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। बिल्कुल वैसे ही, राइट। इंटरसेप्ट नेगेटिव नहीं होते क्योंकि रूट की टर्म आ रही है। और इसके स्पेशल केसेस भी बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है मतलब एक्स इंटरसेप्ट 0 यानी जी स्क्वायर बराबर सी, और अगर वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो एफ स्क्वायर बराबर सी हो जाएगा। और दोनों ही एक्सिस को टच कर रहा है अगर सर्कल, तो जी स्क्वायर बराबर एफ स्क्वायर बराबर सी। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा जो ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट तरीका होता है कि अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस और सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये देखिए क्या होगा, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट, सो मॉड एफ बराबर आर हो जाएगा। इनफैक्ट तुम रेडियस के फॉर्मूले से भी देख सकते हो, रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर सी बराबर है तो रूट एफ स्क्वायर यानी रेडियस की वैल्यू मॉड एफ हो जाएगी। फिगर से भी दिख रही है कि रेडियस की वैल्यू सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट के बराबर, और इसमें रेडियस दिख रहा है मॉड जी के बराबर आ जाएगा, और इसमें रेडियस जो है मॉड जी और मॉड एफ के बराबर आएगा। तो इसमें जो मॉड जी और मॉड एफ होते हैं बराबर होते हैं। जब भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को सर्कल टच करेगा तो उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स बराबर होते हैं। मेंस के काफी क्वेश्चंस में ये चीज लग चुकी है। ठीक है भाई, इसके बाद देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ये तीन होती हैं सर्कल की: स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट, कार्टेशियन फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। बिल्कुल अच्छी तरह से याद करनी है आपको, मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, आपको ये बेटा लर्न होनी चाहिए। और लेंथ ऑफ टेंजेंट, अगर ये पॉइंट x1 y1 है तो यहां से x1 y1 से एक्सटीरियर पॉइंट से रूट s1 इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। s1 क्या होता है, पावर ऑफ पॉइंट होता है कि सर्कल की इक्वेशन में पॉइंट x1 y1 डाल देंगे, जो चीज मिलेगी उसे S1 बोलते हैं। जो पॉइंट है सर्कल की इक्वेशन में डाल देना, जो भी क्वांटिटी मिलेगी वो S1 पावर ऑफ दैट पॉइंट कहलाती है। उसका रूट ले लेंगे तो रूट S1 से लेंथ ऑफ टेंजेंट मिल जाती है। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से अब थोड़ा सा इस बेसिक थ्योरी के एक रिकैप के साथ थोड़े सवाल लगाते हैं। देख थ्योरी यही है, टेंजेंट के फॉर्मूले प्रूफ वगैरह जो होते हैं सारे इसी एक कॉन्सेप्ट से होते हैं कि किसी भी सर्कल की कोई भी टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर रेडियस के बराबर होता है। तो ये बात ध्यान रखना, बहुत बहुत काम आएगी क्वेश्चंस में, कि जब भी सर्कल की टेंजेंट आ जाए डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लाइन शुड ऑलवेज बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। क्योंकि बाकी अगर कॉर्ड हो गया तो ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस से कम हो जाएगा,
और अगर टेंजेंट है तो ये डिस्टेंस एग्जैक्ट रेडियस के बराबर बाहर है बिल्कुल, तो रेडियस से बड़ा हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दैट इज द लॉजिक। चलिए ब्रेन टीजर नंबर 33 से शुरू करते हैं। 32 हमारे हो चुके हैं स्ट्रेट लाइन तक के। अब हम सर्कल्स के कुछ करेंगे। कंसीडर टू सर्कल्स C1 एंड C2। क्लियरली दिख रहे हैं कि कॉन्सेंट्रिक है। इसका सेंटर ओरिजिन रेडियस R1, इसका सेंटर ओरिजिन रेडियस R2। R2 छोटा है R1 से, तो भाई अच्छे से सर्कल बना लो। R1,0 बी फिक्स पॉइंट ऑन C1। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के पॉइंट्स की बात करनी है, तो हम जल्दी से दोनों सर्कल बना लेते हैं। R1 बड़ा वाला था, R2 छोटा वाला है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में इस तरह का। R1,0 ये पॉइंट हो गया। C1 ये वाला सर्कल हो गया R1 वाला, और C2 तुम्हारा ये वाला हो गया। ठीक है, B इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन C2। B पॉइंट कह रहे हैं कि भाई साहब आप C2 पर ले लीजिए, B पॉइंट यहां पर कहीं C2 पर ले लीजिए। द लाइन मीट्स द सर्कल C2 अगेन एट C। अच्छा, कह रहे हैं कि भाई ये जो लाइन BA है, BA, ठीक है, ये लाइन BA है, ये दोबारा मिलती है सर्कल को, ठीक है, इसी सर्कल को दोबारा मिलती है एट C, क्योंकि ये वाला C2 था। ठीक है, ABC इस तरह से कोलिनियर हो गए। देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ BC स्क्वायर। अच्छा, समझ रहा हूं, बेसिकली इस तरह का कुछ बनाने को कह रहे हैं, BC की लेंथ बनाने को कह रहे हैं। तो अब एक दिमाग में चल रहा है, क्यों ना पैरामेट्रिक लिख दें भाई, क्यों ना पैरामेट्रिक लिख दें। एक चीज तो माइंड में ये चल रही है कि भाई पैरामेट्रिक अगर लिख दूं, है ना, R1 अगर एट अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल, आप देख R1 R2 दिए हुए हैं, तो स्मॉल R1 R2 में पैरामेट्रिक वाले यूज नहीं करूंगा, कैपिटल यूज कर लूंगा। तो पैरामेट्रिक थ्रू A, माइंड में प्रोसेस ये चल रहा है, क्योंकि डिस्टेंसेस की बात करनी है, क्यों ना पैरामेट्रिक का इस्तेमाल किया जाए। और भी तरीके हो सकते हैं, मेरे माइंड में पैरामेट्रिक आया तो मैं इसको जरा प्रोसीड कर रहा हूं, देख रहा हूं इससे कुछ होगा क्या। तो x की वैल्यू x1 की जगह है R1, R1,0 से बेसिकली पैरामेट्रिक एट अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल R लिख रहा हूं, cos थीटा, और y इक्वल टू 0 प्लस कैपिटल R साइन थीटा। और अगर मैं अब इसको अगर मैं इस वाले सर्कल के अंदर रख दूंगा, तो इस दोनों के करस्पॉन्डिंग मेरे को R की वैल्यूज मिलेंगी। तो इस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को C2 की इक्वेशन में डालता हूं। सो R1 प्लस R कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस R साइन थीटा होल स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन हमने स्ट्रेट लाइन में बहुत करे हैं भाई। इक्वल टू R2 स्क्वायर, R में क्वाड्रेटिक, कैपिटल R में क्वाड्रेटिक, R स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस R स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2R1 कॉस थीटा R प्लस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो कैपिटल R में एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसके रूट्स एक तरह से ये कह सकते हो, अगर ये वाला R1 है कैपिटल R1, तो ये वाला कैपिटल R2 होगा। तो एक तरह से इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैपिटल R1 और कैपिटल R2 हो गए, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के करस्पॉन्डिंग। ऐसा क्वेश्चन पहले लेक्चर में भी कराया, दूसरे में भी तुम्हें करवाया है इस तरह का। तो BC की जो लेंथ हो गई, BC हो गई तुम्हारी मॉड R1 माइनस R2 कैपिटल R1 R2 पैरामेट्रिक वाले हैं, स्मॉल R1 R2 रेडियस है, इसलिए ध्यान से अलग रखना, यानी BC स्क्वायर लाना था। तो BC स्क्वायर हो गया R1 माइनस R2 होल स्क्वायर, तो क्या होता है R1 प्लस R2 होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2, और R1 प्लस R2 सम ऑफ रूट्स यहां से निकालो, सम ऑफ रूट्स यहां से निकालूंगा, R1 प्लस R2 माइनस 2R1 कॉस थीटा हो गया, R1 इंटू R2 भी निकल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी C बाय A से निकल आएगा। ये पूरा C है, A तो 1 है। तो जल्दी से अब यहां डालते हैं, BC स्क्वायर का फंक्शन बन गया, BC स्क्वायर बन गया 4R1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4R1 R2, R1 R2 की जगह R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये एक फंक्शन बनता हुआ दिख रहा है। 4 तो कॉमन, 4R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहां से मुझे दिख रहा है कि क्यों ना इन दोनों में से R1 स्क्वायर कॉमन ले लूं। सो 4R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा।
तो ऐसा कुछ बन गया है भाई, BC स्क्वायर की वैल्यू ऐसा कुछ बन गई है। और अगर अब तुम चाहते हो कि ये मैक्स हो जाए बेटा, मैक्स तभी होगी जब ये वाली चीज एक तरह से मिनिमम होगी। साइन स्क्वायर थीटा जब मिनिमम होगी तब ये मैक्स होगा, है ना। तो BC स्क्वायर मैक्स हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा जब ये वाली जो सब्ट्रैक्ट हो रही है कम से कम जीरो, स्क्वायर तो जीरो ही हो सकता है, यानी 4R2 स्क्वायर हो गई इसकी मैक्स वैल्यू। बी ऑप्शन आ रहा है भाई मेरा। तो एक तरह से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का ही क्वेश्चन था ये, इसमें बस सर्कल की इक्वेशन थोड़ी सी घुसा दी, और ये वेरिएबल पॉइंट था इसलिए मुझे समझ आया क्यों ना थीटा इसको मान लिया जाए। सर हमने इसको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स माने, इसको R2 cos थीटा या R2 cos अल्फा, R2 sin अल्फा, इसको R2 cos बीटा, R2 sin, वो भी कर सकते हो। दो दो अननोन आ जाते हैं यार उसमें, इसलिए मैंने उस मेथड को नहीं ज्यादा दिमाग में करा। मेरे भी माइंड में आया था कि क्यों ना इसको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मान लूं, इसको भी मान लेता हूं, फिर लगा दो वेरिएबल आ जाएंगे, है ना। और फिर इसमें मुझे दिखा कि डिस्टेंसेस भी बन जाएंगे डायरेक्ट, जो मुझे एक्चुअली बनाना ही है, इसलिए मैंने ये वाली अप्रोच ली है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उस मेथड से नहीं आएगा, हो सकता है उससे भी आ जाए, बट मुझे क्लियर दिख रहा है यार कि वो लंबा है, क्योंकि दो अननोन्स ले आऊंगा ना मैं इसमें, और फिर उनमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड लिखूंगा। सर वो तो हमें याद है, फॉर्मूले की तरह याद भी कर सकते हो, बहुत ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी, इसलिए मैंने उसको बेटा नहीं किया, उसको मैंने इसीलिए नहीं किया है। ठीक है भाई, चलिए। और भी हो सकता है कुछ, थोड़ा बहुत ज्योमेट्री से तुम क्रिएट कर लो, मतलब तरीके हैं यार, ये मुझे पैरामेट्रिक अच्छा लगा, इससे मैंने कर लिया। चीजें तो दो तीन आ रही है मेरे दिमाग में, बट ठीक है अब कर लिया, एक कितना एक ही चीज को घसीटें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर टू सर्कल C1 C2, फिर से वही पैसेज तो वही है। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB, अच्छा तो अब इसमें कह रहे हैं कि ये जो AB था का लोकस ऑफ मिड पॉइंट, अरे यार ये तो बड़ा आसान हो गया, इसमें तो है ही क्या, अब तो थीटा लूंगा। अब मैं इसको बेटा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स मानूंगा, है ना। ए के कोऑर्डिनेट्स R1, 0, ए के कोऑर्डिनेट्स तो R1, 0 है, और बी को अब मैं इस बार R2 cos अल्फा, R2 sin अल्फा मान लूंगा, और इनके मिड पॉइंट को P मान लूंगा, H, K। और अब तुम्हें पता ही है बेटा आगे की कहानी तो तुम अब नींद में भी कर सकते हो। 2H बराबर R1 प्लस R2 cos अल्फा, 2K बराबर R2 sin अल्फा, और लोकस में अल्फा एलिमिनेट करेंगे, वेरिएबल अज्यूम्ड अल्फा है, तो यहां से साइन अल्फा की वैल्यू 2K माइनस 2K, 2H माइनस R1 इक्वल टू R2 cos अल्फा हो गया। ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन, और ये तुम्हारी ऑलरेडी सेकंड इक्वेशन है। इनको स्क्वायर एंड ऐड कर देते हैं, तो 2H माइनस R1 होल स्क्वायर प्लस 2K होल स्क्वायर, R2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया R2 स्क्वायर, 2 को होल स्क्वायर 4 बाहर ले लो, तो x माइनस R1 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू R2 स्क्वायर बाय 4। x माइनस R1 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज R2 स्क्वायर बाय 4, बी ऑप्शन। ये तो यार आसान था, ये वाला तो क्वेश्चन आसान था, ये तो करना चाहिए सबको भाई, ये तो होना चाहिए था भाई, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये एक सर्कल्स का हल्का फुल्का सा पैसेज दिया मैंने तुम्हें। अब एक और क्वेश्चन थोड़ा सा भारी भरकम करते हैं, देखिए क्या है। सर्कल्स आर ड्रॉन थ्रू द पॉइंट A, B एंड B, माइनस A सच दैट कॉर्ड जॉइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड 45 एट एनी पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस। अच्छा एक बात समझ ये आ रही है कि भाई ये सर्कल है अगर, अरे यार तो इसके सर्कमफ्रेंस पे दो पॉइंट्स हैं A, B और B, माइनस A, और ये कह रहे हैं कि ये इस तरह से है कि ये सरकमफ्रेंस पर 45 डिग्री सबटेंड कर रहा है इन पॉइंट्स को। सपोज A और B मान लेते हैं, कोई भी पॉइंट x, y, h के ले लो, सरकमफ्रेंस पे 45। तो एक बात दिमाग में आ रही है, सेंटर पे 90 भी करेगा, सेंटर पे 90 भी करेगा, चलो ठीक है। उससे भी थॉट चल रहा है कि क्यों ना ज्योमेट्री वगैरह ले आऊं, सेंटर वगैरह ले आऊं, उसको भी देखते हैं। चलो पहले तो माइंड में आ रहा है कि क्यों ना सीधे सीधे सा ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए एंगल बिटवीन लाइंस को 45 कर दें। देख ज्योमेट्री में ना हर बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक मेथड तो होता है जो रटा रटा है, आराम से होगा उससे तो, और कई क्वेश्चंस में, हमेशा नहीं कई क्वेश्चंस में थोड़ी ज्योमेट्री, थोड़ी फिगर देख के, थोड़ा परपेंडिकुलर बना के, कॉस थीटा साइन थीटा करके, थोड़ा सा कई बार सिंपल भी हो सकता है क्वेश्चन। तो हम पहले तो अपने जो, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है वो ओपी मेथड वाले चमकते नहीं, कई बार हमारे को रटी रटाई चीजें जो हमने क्लास में करी हुई हैं, थॉट प्रोसेस बना हुआ है, वही चीज चमकती हैं। इसीलिए तो मैं बार बार बोलता हूँ थॉट प्रोसेस बनाओ, एग्जाम में नहीं तुम सोच पाओगे, तुम ये सोचो कि तुम एग्जाम में जाके तुम नया मेथड याद करोगे, वो भाई सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, बट प्रैक्टिकल नहीं है।
विराट कोहली को बोलते हैं कि भाई जा वहां पे जाके नया शॉट इजाद कर, तो विराट कोहली कर लेगा एक बार को, बट कोई भी बेचारा नॉर्मल बैट्समैन तो प्रैक्टिस करके ही पहले जाएगा ना। तो अपन सब नॉर्मल इंसान हैं, हमें ये मान के चलना चाहिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस इतनी करो कि तुम एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स अचीव कर पाओ एग्जाम में, दैट इज द होल आइडिया, ठीक है। इसीलिए तो ट्रेनिंग है, इसीलिए तो कोचिंग है, वरना कोचिंग की जरूरत ही क्या। अगर तुम्हें नेचुरली जाके खेलना है बेटा, वहां देखी जाएगी वाला करना है, तो फिर देखी जाएगी तो देखा वहां जाके, बट वो नहीं करना है। एग्जाम में तुम्हें प्रॉपर तरीके से, प्लान्ड तरीके से एग्जाम देना है और उसकी तैयारी करके जानी है, ताकि तुम्हारे पास एक सेट ऑफ रूल्स हो यार, ये आएगा तो मैं ये करूंगा, ये आएगा ये करूंगा, ये आएगा तो छोड़ूंगा, ऐसा आएगा तो। इसी को तो प्लानिंग और प्रिपरेशन कहते हैं, वो करके जानी है अपने को, ठीक है। तो अभी हम प्लानिंग एंड प्रिपरेशन वाला ही मेथड पहले करेंगे इस क्वेश्चन में, कि भाई 45 डिग्री, इसकी स्लोप लिख लेता हूं, इसकी स्लोप और tan थीटा करके एक तरह से मुझे दिख रहा है कि इक्वेशन तो सर्कल की आ जानी चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज, अच्छा तो मतलब यानी दो सर्कल आ रहे होंगे और वो भी दिख रहा आएंगे क्योंकि मॉड आएगा। तो स्लोप ऑफ पी ए y माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए, एच के भी ले सकते थे तुम। स्लोप ऑफ पी बी y प्लस ए अपॉन एक्स माइनस बी, और अब tan 45 m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मॉड, ठीक है, 1 हो गया, इधर ले जाइए इसको, पहले एलसीएम भी ले लीजिए। तो x माइनस ए एक्स माइनस बी इधर ले गए, प्लस y माइनस बी वाई प्लस ए का मॉड बराबर y माइनस बी एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए वाई प्लस ए। एक तरफ मॉड लगा लो, बस हो गया। देख लो जरा, x माइनस बी वाई माइनस बी एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए वाई प्लस ए, ठीक है। अब जरा ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स खोले जाएं सर, इतना लेंदी, देख हो जाएगा, आगे ज्यादा कुछ है नहीं। इधर से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, थोड़ा सा अच्छी तरह लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी वाई माइनस ए बी का मॉड इक्वल्स टू, राइट साइड में देखो क्या आएगा, एक्स वाई माइनस बी एक्स माइनस बी वाई प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर नहीं एक्स वाई, हाँ एक्स वाई, और प्लस ए एक्स माइनस ए वाई माइनस ए स्क्वायर। चलो अगले पेज पे ले जाते हैं, अब अगले पेज पर इसको ले जाते हैं। एक्स स्क्वायर, अब कुछ कट पिट भी रहा है, वो भी काट दो यार, यहां से तो कुछ कट गया ना, कुछ कटा क्या, ए बी कटा, ये कटा, और तो कुछ कटा नहीं। तो मॉड एक्स स्क्वायर, देखो यहां अच्छी तरह लिख देते हैं, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी वाई प्लस ए वाई माइनस बी वाई इक्वल टू, राइट साइड में देखो क्या क्या बचा, एक्स वाई कटेगा, एक्स वाई कटेगा, और क्या कटेगा, और तो कुछ नहीं कटा सर, और तो कुछ नहीं कटा, माइनस बी एक्स माइनस बी वाई माइनस बी एक्स माइनस बी वाई प्लस बी स्क्वायर माइनस, माइनस को ओपन कर दीजिए ब्रैकेट वाला, सो माइनस ए एक्स, तुम्हें शायद दिख नहीं रहा ये वाला है ना, थोड़ा सा तुम अपने आप कर लो, खैर इसमें कुछ है नहीं खास, माइनस ए एक्स माइनस ऑफ ए एक्स प्लस ए वाई बनेगा, माइनस ऑफ ए एक्स प्लस ए वाई बनेगा, कैलकुलेशन ही करनी है बस, वो खुद ही खोल के लिख लो, यहां तक मैच कर लो, प्लस ए स्क्वायर। तो अब तुम सोचोगे सर ये क्या हो रहा है सर, अब देख इसमें एक्चुअली जितना लेंदी लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि अब मैं अगर इसको देखूं, मॉड का साइन पहले मान लो प्लस से खोल देता हूं, पहले प्लस से खोल दूंगा, मॉड हटाई दो एज इट इज, तो होगा क्या बेटा, माइनस बी एक्स तो कट गए, हाँ सर, माइनस बी वाई भी कट गए, बिल्कुल सर, माइनस ए एक्स भी कट गए, देख रहा है क्या मजेदार हो रहा है, और प्लस ए वाई भी कट गए। तो अगर मैं प्लस साइन ले लूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना सिंपल हो गया भाई, इतना सिंपल हो गया।
लोकस इतना सिंपल आ गया अगर मैंने प्लस साइन ले लिया, और अगर माइनस ले लूं तो अब तू समझ गया, जो कटा था वो 2 बार रह जाएगा लेफ्ट में। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स था, उधर वाला भी आके माइनस 2ax हो जाएगा। माइनस बी एक्स था तो माइनस 2bx हो जाएगा, प्लस ए वाई था तो प्लस 2ay हो जाएगा, माइनस 2by, और राइट साइड में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा, माइनस साइन तो लेफ्ट में आके वो भी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? मॉड को मैंने एक तरह से राइट साइड में सोच लो कि मैंने माइनस लगा लिया, कि यहाँ लेफ्ट में लगाऊं राइट में क्या फर्क पड़ता है। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2x ए प्लस बी प्लस 2y ए माइनस बी। ये हो गया सर्कल 1, ये हो गया सर्कल 1, ये हो गया सर्कल 2। अब क्या बोला था सवाल में? सवाल में बोला गया था डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। तो पहले वाले का सेंटर तो ओरिजिन हो गया, और दूसरे वाले का सेंटर ए प्लस बी कॉमा बी माइनस ए हो गया। C1 तुम्हारा ही हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए होल स्क्वायर। तो 2ab की टर्म कट गई, सो 4a स्क्वायर, सॉरी 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। इसका रूट भी हो जाएगा भाई डिस्टेंस फॉर्मूले में। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ट्वाइस ऑफ रूट 2 टाइम्स रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब वो कह रहे हैं ऑप्शन मैच करे जाएं, तो कह रहे हैं रूट 2 टाइम रेडियस ऑफ आइदर सर्कल। अच्छा, अब सर्कल का रेडियस क्या है वो भी देख लो भाई। इसका रेडियस तो तुम्हें दिख रहा है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और इसका भी अगर तुम रेडियस निकालोगे रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी करके, तो तुम देख लेना रेडियस 2 भी तुम्हारा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आ रहा होगा। तो यानी रूट 2 टाइम्स द रेडियस। ऑप्शन नंबर डी मैच हो गया हमारा। देसी तरीके से लेंदी था, बट ऐसा मेथड था तो एग्जाम में आराम से कर सकते थे, पूछ सकते थे आप ये कि भाई इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखनी थी, एंगल बिटवीन लाइंस लगा के कर दिया। अब इसका एक शॉर्टकट भी है, देख जैसा कि मैंने बताया था कि एक शॉर्टकट मेथड भी इसका है। देखो भाई, शॉर्टकट मेथड 2। तो जैसा कि हमने देखा कि भाई एक सर्कल है जो कि दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, और सरकमफ्रेंस पे 45, तो 2 सर्कल हैं ऐसे, है ना। तो मैंने पहले 2 सर्कल बना लिए। एक पॉइंट था हमारा ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, और एक था बी कॉमा माइनस ए, बी कॉमा माइनस ए। तो अब पहली बात तो ये कि क्योंकि सरकमफ्रेंस पे 45 है, तो सेंटर पे 90 होगा, दोनों के ही सेंटर पे 90 होगा। तो देख रेडियस तो यहां से आई जाता, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है बेटा, और ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस है। तो ट्राइंगल एबीसी में अगर आप ट्राइंगल एबीसी को देखें, रेडियस रेडियस और ये वाला डिस्टेंस ए बी तो है ही, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर निकाल लो जरा अलग से, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी प्लस ए होल स्क्वायर। 2ab की टर्म कट गई, तो 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, इसको यहां रख दो। तो 2r स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि रेडियस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। रेडियस की वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों ही सर्कल्स का रेडियस ये होगा, क्योंकि दोनों के लिए सेम ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अब बस रेडियस आ गया। हाँ सर, अब ध्यान से देख, मैं फिगर से ही सॉल्व कर देता हूं। नीचे भी एक ऐसे ही सर्कल होगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही सर्कल होगा जिसका सेंटर डी होगा, और यहां पर भी एक तरह से 90 बन रहा होगा, एक तरह से यहां पर भी 90 बन रहा होगा। और ये भी फिगर बेटा, ये भी रेडियस आर है और ये भी आर है। अब क्या ये फिगर स्क्वायर बन गई? सोच के देख, क्या ACBD स्क्वायर है? ACBD इज अ स्क्वायर। क्यों सर? क्योंकि बेटा चारों साइड्स इक्वल हैं, आर 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 और एक एंगल 90 भी है, यानी स्क्वायर हो गया। ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है भाई मेरे, क्योंकि अब स्क्वायर का तो डायगोनल बराबर होते हैं, तो CD और AB बराबर होगा। CD ही तो पूछा था CD तुम्हारा आया था AB के बराबर, और AB ये रहा, रूट ऑफ 2। 4 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है भाई, ये भी अच्छा मेथड है। हो सकता है आपने कुछ और किया हो, तो अब आप वो भी बता सकते हैं, चैट वगैरह में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है सर, 90 कैसे हो गया? बेटा देख, 45 का डबल होता है ना, सेंटर पे एंगल डबल होता है। अभी 10वीं क्लास में तुझे सिखाया जाता है सर्कल्स में, सर्कमफ्रेंस से डबल एंगल सेंटर पर सबटेंड होता है।
तो ये इसका मेथड 2 था, बढ़िया मेथड। चलिए अगले पर आएंगे, ब्रेन टीजर नंबर 36। तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। देख सर्कल्स में भी हमने स्टार्ट किया है, एकदम से एटम बॉम्ब नहीं दे रहा हूं, इस तरह के दे रहा हूं जो तुम थोड़ा सोच सकते हो। एक्स एंड वाई भी रियल नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। सर्कल की इक्वेशन है सर, हाँ बिल्कुल है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देख इसको करने के दो तरीके हैं। इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आए तुम्हारे पास, सर्कल की इक्वेशन या पैराबोला की या कोई भी इस तरह से, और तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम की बात की जाए, तो एक तो बात दिख रही है कि सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, हाँ सर बिल्कुल, एक्स कॉमा वाई सर्कल के ऊपर है जिसका सेंटर तुम्हें दिख रहा है। अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर दूं, ऐसा कुछ हो गया, तो सेंटर 2,0 हो गया और रेडियस 1 है। और अगर इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस लिखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन में भी कराया था ऐसा कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, 0,0 से डिस्टेंस। तो 0 0 कहीं एक्सटीरियर पॉइंट है, देखो इस सर्कल के पावर पॉजिटिव आ रही है, तो 0 0 से बेसिकली रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया, इस सर्कल के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस का होल स्क्वायर हो गया एक तरह से। समझ रहे हैं ना कि ये कहीं पर पॉइंट पी है, एक्स कॉमा वाई, और ये ओ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट पी ओ का होल स्क्वायर, है ना भाई, पीओ का होल स्क्वायर, जिसकी अब आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो यानी एक ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो तुम्हें पता है, अब ये मिनिमम के लिए ये होगा, मैक्स के लिए ये होगा, डायमेट्रिकली ऑपोजिट, है ना भाई। तो मिनिमम के लिए अब तुम्हें पता है कि पीओ मिनिमम हो जाएगा ये वाला मतलब देख ये डिस्टेंस तो 2 है, 2,0 और 0 0 के बीच में 2 है, और ये डिस्टेंस तुम्हारा रेडियस 1 है, तो ये तो हो गया मेथड 1 अगेन ज्योमेट्रिकली। फिर तुम्हें ज्यादा बढ़िया मेथड, थोड़ा लंबा जरूर होगा बट वो हर क्वेश्चन में लगेगा, वो भी बताऊंगा। तो पीओ मिनिमम हो जाएगा, बेसिकली सोच के देख, ये मिनिमम होगा, ये 2 में से रेडियस 1 माइनस कर दिया, 2 - 1 यानी 1, तो पीओ मिनिमम हो गया 1, पीओ मिनिमम हो गया 1। अब पीओ मैक्स तुम खुद ही बताओ, पीओ मैक्स हो जाएगा सर, मैक्स के लिए अब बेसिकली जब पी पॉइंट को आप ये वाला ले लोगे, इधर से ले लोगे, है ना, तो यानी कि ये एक तरह से जो 2 था उसमें 1 ऐड हो जाएगा, ये वाला 1 + 2 हो जाएगा, तो 2 + 1 तुम्हें पता ही है, सब थ्योरी में करा होगा तुमने, डिस्टेंस मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम सरकमफ्रेंस, वही कॉन्सेप्ट लग गया। तो 1 और 3 मिनिमम और मैक्स हैं, बट हमें तो पीओ स्क्वायर की चाहिए थी, तो पीओ स्क्वायर मिनिमम वैल्यू हो गई 1 का स्क्वायर 1, पीओ स्क्वायर मैक्स वैल्यू हो गई 9, इसकी मैक्सिमम m है, यानी ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m है, हमें निकालनी है कैपिटल M - m, दैट इज 8 हो गया, 8 हो गया भाई आंसर इसका 8 हो गया, राइट। ठीक है, ये बढ़िया मेथड है, कोई बुराई नहीं है इसमें, बट अब इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है बेटा। व्हाट इफ यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर दे देता मैं, फिर तो ये डिस्टेंस बनता नहीं ओरिजिन से, फिर तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं बनता, फिर सर किसी और पॉइंट से बन जाता, हाँ बनने को बन सकता था, बट फिर मेहनत ज्यादा हो जाती। तो इसका एक मेथड और तुम्हें आना चाहिए, ये तो हो गया ज्योमेट्रिकल मेथड, अब एक तरह से तुम्हारा एल्जेब्रिक मेथड आ जाएगा। कौन सा अच्छा है सर, इस चीज में से बड़े हो जाओ, अब कौन सा अच्छा है कौन सा बेकार है, दोनों अच्छे हैं, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, किसी क्वेश्चन में ये आसान बनेगा तो ये लगाऊंगा। थॉट प्रोसेस बनाइए अपनी, मेथड ओरिएंटेड मत पढ़ाई करिए, थॉट ओरिएंटेड करिए कि ये भी सीखेंगे हम वो भी सीखेंगे, जिस क्वेश्चन में जो इजी लगेगा, या कई बार हो सकता है ये लगे ही ना, हम सर्कल दे ही ना, वो कोई अजीबोगरीब इक्वेशन दे दे। सर ऐसा भी दोगे क्या, देख अभी दूंगा, ये देख अगला आ रहा है बेटा होमवर्क के लिए। चल पहले समझ ले मेथड 2 है क्या। तो मैं क्या कह रहा हूं, इसके ऊपर एक सर्कल है, इस पर एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लो, कर सकते हो। x - 2 को एक तरह से r cos थीटा, r तो 1 है, cos थीटा मान लिया, और y को sin थीटा मान लिया, यानी x की जगह 2 + cos थीटा और y की जगह sin थीटा। ये मैं क्या करता हूं, ये बेटा मैं इसको जल्दी से इसके अंदर रख देता हूं, जो भी फंक्शन यहां होगा f थीटा बना लूंगा, एक तरह से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को फंक्शन ऑफ थीटा बना लूंगा। तो x की जगह आ जाएगा 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, y की जगह sin थीटा का होल स्क्वायर, तो 4 + 5 + 4 cos थीटा, ऐसा कुछ आ गया, है ना भाई। तो 5 + 4 cos थीटा की मैक्स वैल्यू तुझे पता है, 5 + 4 9 हो जाएगी, तो f मैक्स 9 हो गया, और f मिनिमम 5 - 4 1 हो गया, वही चीज आ गई।
जो तुम्हारी आई थी 9 और 1। ठीक है ना, तो ये ट्रिग्नोमेट्री की मदद से मैंने निकाल दिया पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से। अब इसमें क्या है फायदा, क्या है, कुछ भी होता है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7 भी दे देते, 7x भी दे देते, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी दे दें, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर दे देते, कुछ मर्जी दे दें, तुम का फंक्शन क्रिएट कर लोगे और उससे तुम सॉल्व कर सकते हो। यहाँ सर्कल की जगह पैराबोला दे दें, कोई भी कर्व दे दें पैरामेट्रिकली डिफाइंड, वो यहाँ पुट कर सकते, इसलिए मेथड 2 भी बढ़िया है। गॉट इट। पहला ज्योमेट्री से, दूसरा हमने ट्रिग्नोमेट्री की मदद से कर लिया। चलिए, तो अब इसमें आप एक ये सवाल बिल्कुल सिमिलर सा ही है, वैसे तो घर पे लगाएंगे, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे, दोनों से हो जाएगा अगेन, बट आपको जो अच्छा लगे उससे आपको करना है, बिल्कुल ही सिमिलर है, इसलिए मैं करा नहीं रहा हूं, होमवर्क में करोगे, लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल सर्कल्स पर देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल पासिंग थ्रू 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स 1t t1 tt, अच्छे से पॉइंट लग रहे हैं मुझे, 1t और t, 1, हाँ समझ गया, t, 1, बट जो tt होगा वो एक तरह से इसके परपेंडिकुलर है बेटा, समझ रहा है ना, क्योंकि ये वाला y इक्वल टू टी पे है और ये x इक्वल टू टी पर है, यानी एक तरह से ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। अगर मैं इसको a बोल दूं, इसको b बोल दूं और इसको c बोल दूं, तो जो सर्कल है एक तरह से वो 3 पॉइंट से पास कर रहा है, जिसमें से परपेंडिकुलर बना रहे हैं वो, और सर्कल अगर इनसे पास करेगा तो भाई डायमेट्रिक फॉर्म समझ आ गई, क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ए बी इसका डायमीटर होगा, यानी इन दोनों को डायमीटर मान के सर्कल बना सकते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी इंटू एक्स माइनस वाई इंटू टी प्लस 1 और प्लस टी मिला के प्लस 2t बराबर 0। ये सर्कल की इक्वेशन बन गई है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टी पासेस थ्रू द पॉइंट ए कॉमा बी, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी, आइडेंटिटी है टी में, है ना, पासेस थ्रू ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी सेटिस्फाइज। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, टी वाली टर्म एक साथ इकट्ठी करता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी माइनस टी इंटू ए प्लस बी माइनस 2। तो मैंने क्या किया, उसको इस तरह से लिख लिया, बट बोल रहे हैं कि टी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये हमेशा सर्कल पास करेगा, यानी जो टी का कोफिशिएंट है ये बेटा 0 होना चाहिए, तभी तो टी पे डिपेंड नहीं करेगा भाई, ऑल वैल्यूज ऑफ टी के लिए सेटिस्फाइड है ना, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी, यानी कि ये चीज टी पे डिपेंड ही नहीं कर रही, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी भी 0 होना चाहिए, तो बची हुई चीज 0 और टी का कोफिशिएंट भी 0। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी हो गया, और यहां से ए प्लस बी तो 2 हो ही गया, यहां रख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2। हमें क्या पूछा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही पूछा है, आंसर 2 होना चाहिए, बहुत इजी हो गया, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन बन गया, ये तो आसान था यार, देखो डायमेट्रिक फॉर्म का एप्लीकेशन विद आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट से लग गया। चलिए अगला, टेंजेंट से रिलेटेड थोड़ी सी बातें करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ एप्लीकेशन, देखो टेंजेंट का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन मुझे लगता है टेंजेंट का। देखिए क्या है इसमें, तो बेसिकली है क्या, एल एम आर रियल नंबर्स, बट वो वेरिएबल हैं और वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस रिलेशन को एक तरह से सेटिस्फाई कर रहे हैं, शो दैट द लाइन lx प्लस एम वाई प्लस एन टचेज अ फिक्स सर्कल, ऑल्सो फाइंड सेंटर एंड रेडियस। हो सकता है आपने क्वेश्चन थ्योरी में किया हो बेटा, तो आप बढ़ जाइए आगे, फिर अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर बढ़िया वाला है, वो आप कर सकते हो, बट इसका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है। तो आपको क्या प्रूव करना है, ये एक फिक्स सर्कल को टच करेगी लाइन हमेशा, कि एल और एम कुछ मर्जी होते रहे इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हुए, मान लो एल, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो L0 आ गया M1 मान लो, या L1 आ गया M2 आ गया, कुछ भी फॉर एग्जाम्पल, इसको सेटिस्फाई करता हुआ वो लाइन हमेशा एक फिक्स सर्कल को टच करेगी। फिक्स सर्कल कौन सा होगा वो निकाल के बताना है, मतलब उसका सेंटर और रेडियस। खेल समझ आया बेटा, नहीं समझ आया होगा पता है मुझे, जिनको नहीं आता देखो, Lx प्लस एम वाई प्लस 1 0 अगर किसी फिक्स सर्कल को टच करेगा जिसका सेंटर अल्फा बीटा है,
तो पहले थोड़ा उल्टा सोचते हैं कि अगर करेगा, मान लेते हैं करेगा, तो क्या होगा। एक तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तुम्हें पता है भाई टेंजेंट का सवाल जब भी आ जाए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस यानी एल अल्फा प्लस एम बीटा प्लस 1 अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का मॉड बराबर रेडियस कुछ भी होगा। और अगर मैं इसको उधर ले जाऊं, स्क्वायर करूं, तो एल अल्फा प्लस एम बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो इस फॉर्म का मुझे सर्कल लाने की कोशिश करनी है, इस फॉर्म में कंडीशन लाने की कोशिश करनी है, सॉरी, ये हो जाएगी कंडीशन फॉर टच, कंडीशन फॉर टेंजेंट, है ना। जनरल कंडीशन लिखी मैंने, कंडीशन फॉर टेंजेंट। बट मुझे अब इस बार क्या है, आमतौर पे तुम्हें सर्कल दिया होता है, टेंजेंट की कंडीशन निकालनी होती है, इस बार तुम्हें कंडीशन दी है, उससे सर्कल की इक्वेशन निकालनी, इसीलिए इक्वेशन डिफरेंट है। अब इस कंडीशन को एक तरह से ऐसी फॉर्म में लाना है। अब ये फॉर्म क्या है देख, लेफ्ट साइड में समथिंग होल स्क्वायर, समथिंग का तो होल स्क्वायर है, और राइट साइड में समथिंग कॉमन, और अंदर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है, ठीक है। तो मुझे इस तरह से एल एम को रखना है कि राइट साइड में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमन आ जाए, लेफ्ट साइड में परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जो कंडीशन दी है बेटा, 3l स्क्वायर प्लस 6l प्लस 1 इक्वल टू 6m स्क्वायर दी है। तो मेरे माइंड में चल रहा है, दो चीजें तुम्हारे दिमाग में चलनी चाहिए, एक तो लेफ्ट साइड में परफेक्ट स्क्वायर बनना है, राइट साइड में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमन आना है। तो देख अभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन नहीं रहा, बट जैसे ही मैं अगर दोनों तरफ 6l स्क्वायर ऐड कर दूं बेटा, सर आपके माइंड में कैसे आया 6l स्क्वायर, देख एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमन तो लेना ही था ना, तो 6l स्क्वायर ऐड करते ही, सॉरी, और लेफ्ट साइड में भी देख 6 3 9 यानी 3l प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया है। एक तरह से इसी प्रकार की कोई चीज हमारे पास बन गई, लेफ्ट साइड में परफेक्ट स्क्वायर, राइट साइड में समथिंग कॉमन। बस अब तो रूट ले लो, रूट ले लिया मैंने इस पूरी इक्वेशन का, इक्वल टू √6। और अब इसके साथ कंपेयर कर दीजिए इसको, तो यानी सर्कल का जो रेडियस है, एक अल्फा की जगह 3 आ गया है, अल्फा की जगह 3, और बीटा तो है ही नहीं यानी 0 हो गया बीटा। यानी ये चीज जो है वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लिखी है फॉर अ सर्कल whose center is 3,0, whose center is 3,0, और उसका रेडियस क्या है, √6 है। रेडियस बेटा √6 है, राइट, सेंटर उसका 3,0 है और रेडियस उसका √6 है। ये रेडियस हो गया, सेंटर 3,0 हो गया। बस इस सर्कल को हमेशा टच करेगी क्योंकि इस सर्कल की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लिखी हुई है। तो ये अपना आंसर हो गया। बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बस इतना सा याद रखना है ऐसे क्वेश्चंस में, इधर होल स्क्वायर समथिंग कॉमन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर लेकर आना है। तो जो लोग ये क्वेश्चन पहली बार कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को पहली बार समझ रहे हैं, वो जरा इसका निकालें। अब मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बेटा एक बार निकालें, पॉज करके ट्राई करें। फिर से एक कंडीशन दी है, सच दैट a प्लस बी इक्वल टू डी स्क्वायर। इधर बहुत सारे अननोन दे दिए, पिछली बार बस lm थे, 2 थे, इस बार a b d m l तो है ही, ठीक है, बट वो फिक्स्ड है, ये नंबर a b d फिक्स्ड है, ठीक है। और फिर से लाइन lx प्लस एम वाई प्लस 1 टचेज अ फिक्स सर्कल की बात करी जा रही है। तो फिर से वैसा ही कुछ करोगे सर आप, al स्क्वायर प्लस 2dl प्लस 1 इक्वल टू bm स्क्वायर है। अब माइंड में ये आ रहा है कि भाई राइट साइड में तो देख b कॉमन आके m स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर चाहिए, तो b एल स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया दोनों तरफ, बी एल स्क्वायर बेटा ऐड कर दिया, इन दोनों में से एल स्क्वायर कॉमन, और राइट साइड में बी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और दिया गया है कि a प्लस बी तो डी स्क्वायर है, की जगह डी स्क्वायर लिख दिया। कुछ अच्छा सा लगा भाई, लेफ्ट साइड में परफेक्ट स्क्वायर बन गया, देखो यही तो चाहिए था। लेफ्ट स्क्वायर में डी एल प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू बी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेंगे, डी एल प्लस 1 अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का मॉड बराबर √b। तो यानी कि अगर आप ध्यान से देखें, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस 1 जो लाइन है वो टच करेगी किसको, वो टच करेगी बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डी एल चाहिए, है ना, तो d,0 से सेंटर हो गया, और रेडियस बेटा उसका √b हो जाएगा।
तो सेंटर इज d कॉमा 0, क्योंकि d 0 डालूंगा तब ये चीज बनेगी dl+1। l की जगह d, सॉरी x की जगह d और y की जगह 0। बस हो गया। टचेज अ फिक्स्ड सर्कल, उस सर्कल के बारे में बताना है विच कट्स एक्स एक्सिस ऑर्थोगोनली। अब ये मत सोचना अरे सर ऑर्थोगोनल सर्कल तो अभी कहाँ कराया, अभी कराऊंगा अगले लेक्चर तक, वहां भी क्वेश्चंस आएंगे। बट ऑर्थोगोनलिटी का कोई काम नहीं, ऑर्थोगोनलिटी मतलब परपेंडिकुलर होता है बस, एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर। तो देख किस तरह की है ये सर्कल, अगर ध्यान से देखो बेटा तो d कॉमा 0 एक्स एक्सिस का पॉइंट है, d कॉमा 0 एक्स एक्सिस का पॉइंट है, और रेडियस तुम्हारा रूट भी है। तो क्लियरली एक्स एक्सिस को तो परपेंडिकुलर, यानी एक्स एक्सिस एक तरह से नॉर्मल हो गया ना, सेंटर से पास कर रहा है। ऑर्थोगोनली मतलब परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर मतलब एक्स एक्सिस नॉर्मल। नॉर्मल कब होता है एक्स एक्सिस, जब सेंटर लाई करे, सेंटर लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पर, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। रेडियस इज इक्वल टू बी गलत, रेडियस तो रूट बी है। ऑन विच लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन इज दिस, तो 0 0 की पावर ऑफ सर्क पॉइंट लिख लो, ये हो गया सर्कल। इसमें 0 कॉमा 0 की पावर लिख लेते हैं, s1 हो जाएगी डी स्क्वायर माइनस बी, और रूट s1 होती है लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो रूट डी स्क्वायर माइनस बी हो गई लेंथ ऑफ टेंजेंट, रूट डी स्क्वायर माइनस बी। इन्होंने क्या दे दिया, रूट ए स्क्वायर माइनस बी दे दिया भाई। रूट डी स्क्वायर माइनस बी तो ए है, देख तो रूट ए लिख देते तो सही होता। डी स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू कितनी है, ए है, रूट ए होता आंसर। बट इन्होंने गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी भाई, ठीक है ना, ये भी गलत हो गया। नन ऑफ दिस, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। सही है, देख लीजिए इस तरह से करना था। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। मल्टीपल करेक्ट तब बनता जब यहां डी स्क्वायर माइनस बी दे देते तो ज्यादा सही रहता, रूट डी स्क्वायर माइनस बी दे देते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये वाला तो तुम होमवर्क में करोगे, टेंजेंट का उतना टफ नहीं है, होमवर्क में ये वाला आप कर सकते हैं। चलिए हम अगले पर आते हैं, अगले पर आते हैं बेटा हम। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अ वेरिएबल सर्कल इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट्स 3, 2 एंड 7, 4। तो 2 पॉइंट से तो देखो बहुत सारे सर्कल बनते हैं, तुम्हें तो यूनिक सर्कल के लिए 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है। So the following is correct about this circle. It will always pass through a fixed point other than A and B. क्यों यार, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, ए बी तो 2 ही पॉइंट्स हैं, तो 3 सर्कल जो है फिक्स थोड़ी ना हो जाएगा, क्योंकि अगर तीसरा पॉइंट भी फिक्स हो गया तो सर्कल ही फिक्स हो जाता। बट ए बी से तो इनफाइनाइट सर्कल होंगे, तो ऑब्वियसली ए ऑप्शन तो गलत ही है, क्योंकि भाई आप कह रहे हो ए और बी दो पहले ही फिक्स्ड हैं, एक तीसरा और कह रहे हो आप फिक्स्ड हो गया, तो भाई सर्कल ही फिक्स हो जाता ना फिर तो, 3 पॉइंट्स का मतलब सर्कल फिक्स। दैट्स नॉट पॉसिबल, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से सर्कल फिक्स हो जाता। लेंथ ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल फ्रॉम 1, 1 इज कांस्टेंट। तो देखो एक काम कर सकते हो, वैसे तो फैमिली और सर्कल हम कब कल करेंगे, बट ठीक है इतना बेसिक सा आ रहा है कि भाई 2 पॉइंट से फैमिली लिख सकते हो, s प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0 से फैमिली लिख लेते हैं, है ना। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ए एंड बी, वेरिएबल सर्कल बनेगा, लैम्डा के टर्म्स में लिख लेता हूं, s क्या होगा, डायमेट्रिक फॉर्म वाला होता है, प्लस लैम्डा टाइम्स एल का मतलब क्या हो जाएगा, एल को 2 पॉइंट फॉर्म से लिख लो, इन दोनों की लाइन जो यही तो होती है, देखो 2 पॉइंट से फैमिली लिखनी है अगर, तो एक तो सर्कल ये यूज कर लिया और लाइन ए बी यूज कर ली, एस प्लस लैम्डा एल से सारे के सारे सर्कल मिलने लग जाते हैं। इक्वेशन ऑफ ए बी, y माइनस 2 इक्वल टू 4 माइनस 2 2, 7 माइनस 3 4, x माइनस 3, 2y माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 3, y इक्वल टू x प्लस 1, ये लाइन हो गई, यानी लैम्डा के साथ आएगा x प्लस 1 माइनस y। ये अपना सर्कल हो गया, ये अपना वेरिएबल सर्कल हो गया, ठीक है भाई। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप 1, 1 से टेंजेंट लिखो तो वो लैम्डा पे डिपेंडेंट नहीं हो रही है क्या, पूछ रहे हैं आपसे, तो S1 लिख लेते हैं, 1, 1 डालते हैं इसमें।
1 1 इसमें डालेंगे तो 1 + 1 - 2 0 आ रहा है, यानी S1 क्लियरली तुम देख रहे हो कांस्टेंट आ रही है। लैम्डा तो कट गया क्योंकि लैम्डा × 0 आ रहा है। S1 कांस्टेंट आ रही है, कितनी आ रही है वो भी निकाल लो चलो। ठीक है, कितनी आ रही है? 2 6 12 + 1 × 3 15 आ रही है S1, यानी कि रूट S1 लेंथ ऑफ टेंजेंट √15 होनी चाहिए। लेंथ ऑफ टेंजेंट बेटा √15 होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली भी एनालाइज कर सकते थे। बी ऑप्शन करेक्ट तो आ गया है, अभी सी डी पर आते हैं। उससे पहले बी ऑप्शन को जरा ज्योमेट्रिकली देखते हैं क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, है ना। तो हो क्या रहा है बेटा, तुम्हें एक बात पता है, तुमने एक छोटी सी चीज पढ़ी होगी क्लास 10th वगैरह में, नहीं पढ़ी तो अब पढ़ लो कि PT² PA/PB के प्रोडक्ट के बराबर होती है। PT² = PA × PB होता है। सर्कल्स में आपने ये चीज पढ़ी होगी 11th में भी, इनफैक्ट सर्कल जब पढ़ा होगा, जब भी जो भी ड्रॉप लिया आपने, तो जेई की जब भी प्रिपरेशन करी होगी, तो ये इक्वेशन, ये आपने टेंजेंट सीकेंट थ्योरम पढ़ी होगी। अब देखो हो क्या रहा है कि यही लग रही है एक्चुअली यहाँ पे, कैसे कि दो पॉइंट्स तो थे ए और बी, 3274 है ना। 3274 से हमारा वेरिएबल सर्कल पास कर रहा है। इसी लाइन पर एक पॉइंट दिया है एक्चुअली, अगर आप देखें तो हो क्या रहा है कि 1,1 भी इसी पे लाई कर रहा है, तभी तो यहाँ 0 आया था, क्योंकि 1,1 भी इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। जो ए बी की इक्वेशन आई थी उसी पर 1,1 पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी 1,1 से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट बनेगी PT², देखो भाई PT², देख रहे हो यही वाला कॉन्सेप्ट लग गया कि क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो वी कैन से PT² शुड बी PA × PB। PA तुम निकाल लो, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला से, PA हो जाएगा तुम्हारा √2² + 1² 5। PB हो जाएगा, ये देखिए 7 - 1 √6² + 3², 3 बाहर, √1 + 4 √5, 3 √5 √5, यानी ये √5 है, ये 3 √5 है, यानी 5 3 15 PT², यानी PT की वैल्यू तो टेंजेंट की लेंथ √15 आ रही है। वही चीज हमारी यहां से आई थी, वही लगा के कॉन्सेप्ट, राइट। तो ये है बहुत ही प्यारा एप्लीकेशन। PT² = PA/PB से भी हम ये चीज कर सकते थे पार्ट बी का। चलिए पार्ट सी पे आते हैं। एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट सच सर्कल, तो स्मॉलेस्ट सर्कल जो 2 पॉइंट से पास करेगा वो कौन सा होता है? वो डायमेट्रिकल वाला होता है, क्योंकि बाकी सब तो बड़े हैं। देखो डायमेट्री वाला, तो डायमीटर होगा जिसके लिए AB, वो वाला स्मॉलेस्ट होगा। स्मॉलेस्ट के लिए AB एज डायमीटर मान लीजिए, यानी कि जो उसका रेडियस होगा वो AB का आधा हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन AB कर लो, आधा कर लो, 4² + 2² का रूट, तो 2√5/2, तो √5 हो गया बेटा रेडियस ऑफ द सर्कल, √5 हो गया। बस अब तो हमसे एरिया पूछा है, तो एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल हो जाएगा πr², पाई × 5, 5 पाई। सी भी करेक्ट है, बी और सी हमारे करेक्ट हो जाने चाहिए। देख लीजिए भाई, समझ रहे हो ना कैसे कर रहा हूं? देखो ये सारे क्वेश्चंस में कोई टफनेस नहीं है, बहुत ज्यादा आप सोचें टफ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस हाँ, कॉन्सेप्ट जिनको याद हैं, जिनको रिवाइज्ड है, जिन्हें पता है कब क्या लगाया जाता है, वो ये सब क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। जिनके दिमाग में ही नहीं, अच्छा हाँ सर ये भी होता था, अच्छा हाँ वो भी होता था, वो बेटा फिर बैठे रह जाएंगे। 2 पॉइंट से सर्कल कैसे लिखते, अच्छा हाँ सर कुछ कुछ याद तो आ रहा है, ऐसे नहीं होगा। फिंगर टिप्स पे होने चाहिए नोट्स, जो जो चीजें क्लास में बताई गई हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए। ज्योमेट्री में मैंने, याद करो फर्स्ट लेक्चर में तुम्हें क्या बोला था, अच्छी तरह से एक एक कॉन्सेप्ट याद, ट्रिक्स, इतने सारे इसमें प्रॉपर्टीज और लर्न करने की चीजें बहुत होती हैं ज्योमेट्री में। मैंने आपको ये बात बताई थी, वो जो लोग करेंगे उन्हीं को ज्योमेट्री इजी लगेगी, नहीं तो आपको टफ लगेगी। चलिए, तो PT² PA/PB की बात करी, इस थ्योरम की टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी। इसी के ऊपर चलो एक बढ़िया सा ब्रेन टीजर तुम्हें होमवर्क दे देता हूं, ताकि तुम इसको और अच्छी तरह से लगा पाओ। ये रहा वो क्वेश्चन, इसको आप करेंगे होमवर्क में। ठीक है भाई, करना, जरा दिमाग लगाना, वैसा सा ही कुछ क्वेश्चन है।
देख लीजिए। चलो अभी कर लेते हैं, काम करते हैं, इसे खत्म ही करते हैं। ट्राई करो। Through a given point 5, 2 secants are drawn to cut the circle at a1 b1 a2 b2 a3 b3। अच्छा, तो बेसिकली आपको क्या दिया है, एक तरह से P पॉइंट है एक 5, 2 जो क्लियरली बाहर लाई कर रहा है, उससे बहुत सारी सीकेंट्स बनाई गई हैं, बहुत सारी सीकेंट्स बना दी गई, ठीक है। बट तुम्हें इसको देखते ही समझ आ गया कि भाई पी ए इंटू पी बी तो फिक्स्ड होगा हर केस में, पी टी स्क्वायर के बराबर होगा, पी टी स्क्वायर के बराबर होगा। और पी टी स्क्वायर तो निकाल सकते हो पावर ऑफ द पॉइंट से। मुझे सबसे पहले तो समझ आ गई कि पी टी स्क्वायर निकाल ली जाए। पी टी स्क्वायर मतलब एस वन, पी टी रूट एस वन होती है, मतलब 5 2 की पावर 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 25 4 हो गया। यानी कि ये चीज पी टी स्क्वायर हमेशा 4 हो गई, यानी पी ए इंटू पी बी हर केस में 4 हो गई। पहली बात तो मुझे समझ आ गया कि हर बार पी ए, चाहे ए वन बी वन ले लो ए टू बी, तो पी ए वन पी ए आई पी बी आई, इसके प्रोडक्ट की वैल्यू हर केस के लिए 4 हो गई, ठीक है। और सम ऑफ रूट्स तुम्हें दी हुई है, दिख रहा है क्वेश्चन, प्रोडक्ट और सम में जा रहा है। सम एक बार 6 है, एक बार 5 6 7 8 9 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है सर। इसका मतलब अगर 5 6 7 8 दिया हुआ है, 8 9 दिया है, तो सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यूज करने का मन कर रहा है, सिग्मा। अच्छा, अब तो हो गया क्वेश्चन बेटा। पी ए आई स्क्वायर मतलब पी ए वन स्क्वायर, ऐसा हो गया है ना। 4 5 जो भी है 5 तक जा रहा था, सारी लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब तुम इसको पहले क्लब कर लो बेटा। तो एक तरह से तुम्हें सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही तो निकालना है। तो ये हो जाएगा, समझ गए ना, 5 स्क्वायर माइनस, बेसिकली ये लगा रहा हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो पहले वाले में हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, तो हर बार 4 ही है। अगला इन दोनों का हो जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4, अगला 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4, अगला 8 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4, अगला 9 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4। 5 टर्म्स थी सिग्मा में, है ना भाई। बहुत इजी, बहुत इजी। बस अब तो कैलकुलेट कर लीजिए, अब तो कैलकुलेट कर लीजिए बेटा। तो 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अप टू 9 स्क्वायर में से माइनस करोगे, 8 5 जा 40, 40 माइनस हो जाएगा, 40 माइनस कर दीजिए बेटा, कैलकुलेट कर लीजिए इसको क्या है अब तो। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर से लेके जाना चाहते हो सम, तो फिर सीक्वेंस सीरीज वाला लगा सकते हो, वो भी कर सकते हो। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 9 स्क्वायर, इसमें से माइनस एक तो 40 करना है, और एक ये वाला सम भी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये वाला तक माइनस कर देते हैं। 25 और 5 30 और माइनस कर दो, समझ गए। 9 इंटू 10 इंटू 19/2 19/6 माइनस 70। तो 15, सॉरी 19 5 जा 95 इंटू 3, 3 इंटू 95 माइनस 70, ऐसा कुछ बन रहा है भाई, देखें क्या। 285 माइनस 70 215 आ रहा है आंसर, 215 आ गया भाई, बढ़िया, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन था, देखो टेंजेंट सीकेंट थ्योरम पर ही क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टफ तो नहीं कहेंगे, जिसको ये थ्योरम आती थी वो इजीली कर सकता था। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे। नंबर 43। तो आज की क्लास के आप देखोगे क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बट हाँ कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपने सिर्फ समझा है ना, अगर आपने सिर्फ वीडियो देख के हाँ हाँ समझ रहे हो, अरे फिर तो बड़ा आसान लगेगा। बट जब एक्चुअली ट्राई करे होंगे तब फंसे होगे कई जगह, फिर ये रियलाइज हुआ होगा अरे यार ये तो मैं कर सकता था। तो उस टाइप के क्वेश्चन हैं, पॉज करके ट्राई करने वाले, जैसे कि ये भी एक वैसा ही है, ट्राई करो भाई। कॉर्ड ऑफ सर्कल इज ट्राइसेक्टेड एट दिस एंड दिस, देन द वैल्यू ऑफ सी। कोई भी एक कॉर्ड है,
एक सर्कल है जिसकी एक कॉर्ड है जो ट्राइसेक्ट की गई है, मतलब कि 1/3 वाले 2/3 वाले पॉइंट्स दिए हैं, 1/3 1/3 8/3 8/3। इसको मैं बोल देता हूँ, कॉर्ड को बोल देता हूँ ए बी, और इसको पी क्यू बोल देता हूँ। मतलब ये तीनों डिस्टेंस आपस में बराबर हो रहे हैं। एक बात तो मुझे दिख गई यार कि ये कॉर्ड y इक्वल टू एक्स है, क्योंकि इसका भी y x बराबर y x बराबर, तो y इक्वल टू एक्स इसकी इक्वेशन हो गई। पूछा क्या है, सी सी पूछा है, मतलब एक तरह से रेडियस निकाल लूं तो बात बन जाएगी, क्योंकि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी करूंगा तो मेरा सारा थॉट इसमें चल रहा है यार रेडियस कैसे आएगा। तो रेडियस पे वर्क करने के लिए मेरे माइंड में आया यार मिड पॉइंट चाहिए। मिड पॉइंट क्योंकि ज्वाइन करूंगा तो यहाँ पाइथागोरस वगैरह कुछ लगेगी। हाँ सर लगेगी तो सही। तो मुझे एक बात दिख गई कि हाँ समझ आ गया, देखो प्रोसेस बन गया दिमाग में। कैसे, पी क्यू का 3 गुना करूंगा ये भी आ जाएगा, है ना। पी क्यू का 3 गुना, इस मिड पॉइंट को सपोज एम मान लेता हूं, तो पी क्यू डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालता हूं। सेवन बाई थ्री कॉमन, अंदर √2, तो ये पी क्यू हो गया। बट पी क्यू का तो बेसिकली पी क्यू का 3 गुना करके कॉर्ड आएगी ना, क्योंकि वो तो ट्राइसेक्शन पॉइंट था। तो ए बी जो होगा वो एक तरह से ट्रिपल ऑफ पी क्यू हो गया, 3 उधर ले जाओ यानी 7√2 हो गया। बट हमें तो बस ये चाहिए ए एम, पाइथागोरस लगानी है इस ट्राइंगल में, ए एम चाहिए। ए एम हो गया ए बी का आधा, यानी 7/√2 हो गया ए एम। ए एम हो गया 7/√2। अच्छा अब क्या ये निकल जाएगा, सोचो सेंटर तो तुम्हें दिया है 2,1, और ये मिड पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि PQ का मिड पॉइंट ही कॉर्ड का मिड पॉइंट होगा। सिमेट्री कह रही है भाई, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, इनका मिड पॉइंट ले लो तो वो AB का भी मिड पॉइंट बन जाएगा। तो M के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 9/3/2 और 9/3/2। ठीक है, मिड पॉइंट लगा दिया, सो 3/2 3/2 हो गए। यानी कि अगर अब मैं देखूं तो CM डिस्टेंस आ गया मेरे पास 3/2 - 2 होल स्क्वायर, 3/2 - 1 होल स्क्वायर, तो यानी 1/4 + 1/4 का रूट, यानी कि √1/2, √1/2 हो गया। क्या चीज ये, बस अब पाइथागोरस बची है बेटा। तो आर स्क्वायर बराबर ये 1/2 प्लस ये वाला कितना आया था AM 49/2 का स्क्वायर कर दिया ना, तो यानी आर स्क्वायर हो गया 25, 50/2 25 हो गया, है ना भाई। आर स्क्वायर मतलब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस ऑफ 10 - 10c प्लस 10c, 10c बराबर 20, c बराबर 2 आ गया भाई। c की वैल्यू 2 हो गई। देखो बढ़िया क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन यार, इसको भी तुम टफ कैटेगरी में नहीं डाल सकते, मीडियम कैटेगरी में ही जाएगा ये वाला भी। चलिए एक और देखते हैं, ये भी एक तरह से मीडियम ही कहा जाएगा भाई, ये वाला भी मीडियम ही कहा जाएगा। पैसेज एक तरह मैट्रिक्स मैच है एक तरह से, ये आपके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए कि जो तुमने नोट्स में पढ़ा है तुम कितनी अच्छी तरह तुम्हें याद हैं चीजें। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट टू द सर्कल, अब आज कराया था एक क्वेश्चन में। डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस लेके रेडियस माइनस कर, बस इजी याद आया। एक पॉइंट है, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला क्या होता है, MC में से रेडियस को माइनस कर दूंगा, D मिनिमम निकल आएगा। ये निकाल लेंगे हम, M तो -7 2 है ही, और सेंटर भी 5 7 दिया है। कर लो भाई, अब तो ये तो बहुत आसान हो गया, 7 5 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो M तो हो गया तुम्हारा 13, और रेडियस हो गया 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 151, 49 + 25 + 151, कितना हो गया भाई, कितना हो गया 225, है ना भाई। 225 का मतलब 15 हो गया ये वाला। यानी अगर इसमें से 15 माइनस करके रेट मॉड भी लगाना है, अंदर का पॉइंट है इसका मतलब, वो इसका मतलब बेटा वो अंदर का पॉइंट बन रहा है, बाहर नहीं है, मॉड लगा लो तो 2, डी मिनिमम तो 2 आ रहा है। ए मैचेस विद पी, ए मैचेस विद पी, बिल्कुल सही है। अगला
अगला तो मैं अब कर नहीं रहा यार, देख बहुत आसान है, सब कर सकते हो। कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर दिख रहा है 10, टू स्ट्रेट लाइन पासिंग, इनका इंटरसेक्शन निकाल देना। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, अच्छा नहीं, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब इनकी सब्ट्रैक्ट कर दो, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 से वो लाइन मिल जाएगी जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करेगी, उसका डिस्टेंस 1,0 से निकाल देना। उसका डिस्टेंस बेटा 1,0 से निकाल देना। ठीक है, ये वाला हो जाएगा सी। इफ फ्रॉम एनी पॉइंट पी ऑन द सर्कल टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल दिस, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स इन डिग्रीज इज, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखिए ये वाला करते हैं कि भाई फ्रॉम एनी पॉइंट पी ऑन द सर्कल दिस टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक है, ध्यान से देखिए, सेंटर भी इसका 2gx 2gf, ये वाला पार्ट सेम है, तो वो बाहर होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं इस प्रकार के, और इससे टेंजेंट्स बनी है, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स पूछा है कोई पॉइंट x1 y1 से। नाउ अगर तुम इसका रेडियस निकालो, इसका जो रेडियस है बेटा R2 बोल देता हूं इसे, ठीक है, ये तो R1 था ही, R2 स्क्वायर हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, सी की जगह ये है, माइनस सी की जगह एक तरह से ये पूरा है माइनस सी साइन स्क्वायर 2, माइनस सी साइन स्क्वायर 2 डिग्री, माइनस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2। ठीक है, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इनमें से कॉमन, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 हो गया साइन स्क्वायर 2, माइनस सी साइन स्क्वायर 2, साइन स्क्वायर 2 फिर से कॉमन, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हो गया बेटा। यानी एक तरह से R2 स्क्वायर जो है और ये वाली चीज R1 स्क्वायर बन गई, फर्स्ट वाले का रेडियस यही था, फर्स्ट वाले का रेडियस यही था, तो यानी R2 स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर 2 इंटू R1 स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर रूट ले लीजिए, R2 अपॉन R1 इक्वल टू साइन 2 डिग्री हो गया। बट अगर एंगल बिटवीन टेंजेंट्स थीटा था तो इतना थीटा बाई 2 हो गया, और साइन थीटा बाई 2 तुम्हारा R2 अपॉन R1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस R2 बाई R1 हो गया, यानी साइन थीटा बाई 2 साइन 2 हो गया, तो यानी थीटा की वैल्यू 4 डिग्री हो जानी चाहिए। 4 डिग्री शुड बी एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, ऐसा कुछ याद आ रहा होगा थ्योरी में। क्यू हो गया इसका आंसर, सी का आंसर, सॉरी सी का आंसर क्यू हो गया। डी देखते हैं, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, ये तो तुम्हें पता है, नेचर ऑफ सर्कल्स में भी आगे आएगा। नेचर ऑफ सर्कल्स में तुम्हें पता है, ये अगला इनफैक्ट यही है, बता ही देता हूं चलो पहले जल्दी से। जब भी सर्कल्स दूर दूर होते हैं तो 4 कॉमन टेंजेंट बनती हैं, 2 डीसीटी और 2 टीसीटी, इस प्रकार से। जब सर्कल्स एक्सटर्नली टचिंग होते हैं तो 2 डीसीटी और 1 टीसीटी, 3 कॉमन टेंजेंट्स बनती हैं। जब सर्कल इंटरसेक्टिंग होते हैं सिर्फ 2 डीसीटी, तो बेसिकली 4 कॉमन टेंजेंट, 3 कॉमन टेंजेंट, 2 कॉमन टेंजेंट। एंड इस वाले में अगर इंटरनली टच करते हैं तो एक कॉमन टेंजेंट डीसीटी होती है, वो डायरेक्ट होती है, और वन लाइंग इनसाइड द अदर में 0 कॉमन टेंजेंट होती है, एक एक करके कम होते जाते हैं। तो वही चीज यहां लगा दो अब इस वाले पार्ट में, इजी था ये तो। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू दिस एंड दिस, सेंटर निकालो, रेडियस निकालो, कंडीशन देखो भाई। तो C1 दिख रहा है -1 -4, C2 दिख रहा है 2,5, रेडियस 1 निकाल लेते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस सी, सी दिख रहा है हमें -23 यानी +23, 17 और 23 √40, और R2 निकाल लेते हैं बेटा, R2 भी आप निकाल सकते हो, 19 आ जाएगा इधर, तो 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर -19 कितना हो गया है 25,
में से 19 गया, 6 4 10, √10 हो गया, और ये 2√10 था। और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स डी भी निकाल लीजिए, √3² प्लस 5 और 4 9 का स्क्वायर, 3 बाहर आ गया, √1² प्लस 3² यानी 3√10। तो यहां से d की वैल्यू एक तरह से R1 प्लस R2 आ गई है। d इज R1 प्लस R2, यानी कि एक्सटर्नली टचिंग सर्कल की कंडीशन बन गई। देख लो, एक्सटर्नली टचिंग में ही ऐसा होता है, d बराबर R1 प्लस R2। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 3 होनी चाहिए। तो d मैचेस विद s, d मैचेस विद s। ये एक तरह से भाई देख मेहनत करने वाला क्वेश्चन था, और ऐसे जेई एडवांस में आते हैं। तुम बस ये सोचोगे अगर कि नहीं नहीं सर बस मजा आना चाहिए वो सवाल मैं करूंगा, तो बेटा एडवांस में ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहां मेहनत करनी होगी, बस गलती करे बिना। अब किस किस ने ये क्वेश्चन बिना गलती करे करा एक बार में? नहीं सर वो 2 की जगह 3 लिख दिया, वो माइनस की गलती हो गई, वो प्लस की हो गई, वो नहीं माना जाएगा यार। एज सिंपल एज दैट। एडवांस में तुम्हें उतना मौका नहीं मिलेगा, ऊपर से प्रेशर और होगा, टाइम जब निकलता जा रहा होगा, आंसर गलत आ रहा है, काटा पीटी चल रही है, तो कैसे होगा? इसलिए करेक्ट तभी मानिए। इस बात पर भी ध्यान रखिए कि सिर्फ और सिर्फ टफ कॉन्सेप्ट, टफ क्वेश्चंस के पीछे गलती मत करिए भागने की। एडवांस में जो आता है उसे समय के अंदर भी हम कर पा रहे हैं सही से या नहीं। 2 इंपॉर्टेंट वर्ड बोले मैंने इसमें स्टेटमेंट में, एक तो सही से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, दूसरा समय के अंदर। तो दोनों चीजों को बेटा साथ लेके चलो। अब महीना भर ही रह गया, ज्यादा टाइम नहीं है, महीना 1.5 महीना। आपको ये चीज भी बार बार अपने दिमाग में रखनी हो। चलिए, कॉमन टेंजेंट्स की बातें कर रहे थे, जल्दी से इसमें ये 2 फॉर्मूले होते हैं, इसको रिवाइज करा देता हूं, फिर इस पे भी हम क्वेश्चंस करेंगे। लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट तुम्हें पता है कि भाई जो अभी जैसे बताया डीसीटी होती है एक, की जो कैपिटल एल होती है उसका फॉर्मूला यहां से आता है। सब थ्योरी का पार्ट है, वन शॉट में आपको कराया गया है, नहीं पढ़ रखा जिसने देख ले वहां से। और टीसीटी इस तरह की जो स्मॉल एल होती है वो इस फॉर्मूले से मिलती है। और फॉर्मूले से ही आप नोटिस कर सकते हो कि कैपिटल एल लेंथ ऑफ डीसीटी हमेशा बड़ी होगी लेंथ ऑफ टीसीटी से। टीसीटी ज्यादा बड़ी है भाई, क्योंकि इसमें कम चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसमें ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो रही है ना। और दूसरी बात ये और कि ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है जब जब डिफाइंड है। ये तो मैंने दूर दूर बना दिए, बट जरूरी नहीं है दूर दूर ही हो सर्कल, जैसे मर्जी हो, ये वाला फॉर्मूला हमेशा चलेगा, हमेशा चलेगा भाई। चलिए, तो अब जल्दी से देखते हैं इसके ऊपर एक बेसिक सा सवाल, फिर एक टफ सा सवाल देखेंगे, दोनों करेंगे। तो क्या है इसमें? 2 सर्कल्स हुज रेडियाई आर 4 and 8 इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। तो 2 चीजें बताना चाह रहा है वो तेरे को। पहले तो उसने रेडियस दे दिया 4 और R2 दे दिया 8, लेंथ ऑफ वन ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट, तो D निकालना रह गया, क्योंकि ये 3 चीज चाहिए होती हैं। DCT या TCT जो भी लगाएंगे उसमें ये वाले 3 चीजें चाहिए होती हैं, D R1 R2। D मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। तो उसके लिए एक हिंट दी हुई है कि भाई राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो तुम्हें पता है अगर राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे ये 90, R1 R2 D, तो D जो है बहुत प्यार से निकल आएगा D², R1² प्लस R2² से D² निकल आएगा, 4² प्लस 8² हो गया D²। ठीक है भाई। अब देखो एक समस्या ये कि सर कौन सी कॉमन टेंजेंट होगी, तो देख भाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कॉमन सेंस लगा, आप सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो डीसीटी ही तो डिफाइंड होती है, टीसीटी तो डिफाइंड ही नहीं होती बेटा इस केस में, याद करो। टीसीटी तो इंटरसेक्टिंग सर्कल में डिफाइंड ही नहीं होती है, सिर्फ 2 कॉमन टेंजेंट होती हैं, वो भी दोनों डायरेक्ट। तो कौन सी लेंथ निकालने को बोल रहा है? डीसीटी निकालने को बोल रहा होगा। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कैपिटल L², D² की जगह 4² प्लस 8², R1 माइनस R2 भी 4 हो गया, 4² कट गया, तो L आ गया 8। बहुत ही आई थिंक इजीएस्ट क्वेश्चन, ओनली इफ अगर आपने ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आपके स्ट्राइक कर गया, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये कंडीशन होती है। ऑर्थोगोनल सर्कल भी बोलते हैं, जो हम आगे कल के लेक्चर तक करेंगे उस पर। चलिए अब एक पैसेज करेंगे बेटा, बढ़िया पैसेज है, जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए जरा। ध्यान से देखिए पैसेज को, पैसेज को देखेंगे जरा ध्यान से। क्या है इस पैसेज के अंदर? 3 सर्कल्स टच ईच अदर एंड हैव अ कॉमन टेंजेंट। अच्छा, ये R1 है, ये R3 है, R2 है जो दिख नहीं रहा है छोटा सा, एक 3 सर्कल इस तरह से हैं जो प्लेस्ड हैं एक्सटर्नली टचिंग। R1 दिया है 1,
सेंटर दिए हैं पहले और तीसरे के। अच्छा तो भाई अब एक बात तो नजर आ रही है, R2 और R3 निकालने हैं, पहले क्वेश्चन में R2 R3 निकालने हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले तो एक बात नजर आ रही है, एक्सटर्नली टचिंग है। मैं सपोज इसके सेंटर को C1 बोल देता हूं, इसके सेंटर को C2 बोल देता हूं, तो C1 C2 का डिस्टेंस, C1 या C3 बोल दो ना, वो थर्ड सर्कल है तो ऑर्डर याद रहेगा। C1 C3 का जो डिस्टेंस है वो R1 प्लस R3 के बराबर होना चाहिए भाई, है ना। C1 C3 तो निकाल ही लोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट, और R1 दिया है तुम्हें 1, R3 निकल आएगा यहां से, तो 5 इक्वल टू 1 प्लस R3, R3 बराबर 4 तो आ गया, R3 तो भाई 4 आ गया देख। अब R2 कैसे निकलेगा? R2 के लिए अब एक बहुत ही प्यारा प्रॉब्लम बन गया ये। अब क्योंकि बेटा देखो इसमें क्या है, मैं ये DCT यूज करूंगा। अगर मैं इसको ABC मान लेता हूं, ABC मान लेता हूं इन पॉइंट्स को, तो देखो AC तो लेंथ ऑफ DCT हो गई, इन दो बड़े सर्कल्स की लेंथ ऑफ DCT हो गई, है ना। AC स्क्वायर एक तरह से हो जाएगा D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R3 होल स्क्वायर, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। यही तो फॉर्मूला है DCT का, और D इसमें R1 प्लस R3 है, तो एक तरह से एक प्यारा सा फॉर्मूला बन गया कि अगर इसको खोल देंगे तो बस 2AB की टर्म बच के 4R1 R3 बच जाएगा। तो AC स्क्वायर यानी AC तुम्हारी √4R1 R3 बन जाएगी बेटा, AC तुम्हारी √4R1 R3 बन जाएगी। अब बिल्कुल सेम लॉजिक से तू AB सोच सकता है, क्योंकि अब AB में है क्या, फिर से एक्सटर्नली टचिंग है, बट इस बार R1 और R2 वाले हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं सिमिलरली AB जो है √4R1 R2 है, क्योंकि इस बार रेडियस R1 और R2 है तो √4R1 R2 है, और BC तुम्हारा बिल्कुल ऐसे ही √4R2 R3 हो जाएगा। समझ गए, क्योंकि इस बार रेडियस जो है सर्कल के R2 सेम है, एक्सटर्नली टचिंग है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, बार बार मत करो, बस R1 R3 के लिए कर लिया। सिमिलरली ये वाला हो गया, और दोनों का अब तुम सम समझ ही रहे हो कि दिस प्लस दिस इक्वल टू AC, तो 4R1 R2 का रूट प्लस 4R2 R3 का रूट इक्वल टू √4R1 R3, √4 कटेगा, एक रिलेशन आ गया R1 R2 R3 में। हमें R2 निकालना है, सो √R2 कॉमन, √R1 प्लस √R3 इक्वल्स टू √R1 R3। R1 जो है 1 था, R3 4 था, रख दो यहां, 1 प्लस 2 इक्वल टू √2, तो R2 का रूट 2/3 आ गया, यानी R2 बेटा 4/9 बन गया। R2 तुम्हारे पास 4/9 आ गया, है ना। अच्छा क्वेश्चन देखो, R2 बराबर 4/9, तो R3 4 है और R2 4/9 है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, यहाँ DCT वगैरह के कॉन्सेप्ट्स लग गए, लेंथ ऑफ DCT। चलिए अगला देखते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ सेकंड सर्कल। ठीक है, अब तो हो जाएगा। अगर इसके सेंटर A, B मान लूं, तो वही डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज रेडियस का सम करता हूं ना, वही चीज करता हूं बेटा। तो मेरे पास आ जाएगा, अगर सेंटर A, B है तो A+2 होल स्क्वायर B-1 होल स्क्वायर इज R1 प्लस R2। R1 था 1, R2 आया है अभी 4/9 का होल स्क्वायर, है ना भाई। ये आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, है ना, 4/9 ही था ना भाई। ऐसे ही बिल्कुल दूसरे वाले में लिखूंगा, अगर A-2 होल स्क्वायर प्लस B-4 होल स्क्वायर बराबर R3 प्लस R2। R3 कितना आया था, 4 आया था, तो 4 प्लस 4/9 का होल स्क्वायर हो जाएगा वो, है ना भाई। ऐसा कुछ हो गया। अब दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ओपन कर दूं, थोड़ा सा तकलीफ तो हो रही है, बट हो सकता है बेटा कुछ कट कटा के यही रिलेशन आ जाए, क्योंकि A² प्लस B² तो कटेगा ही कटेगा, वो तो दिख रहा है। A² प्लस B² प्लस 4A माइनस 2B, 4 और 1 5 इक्वल टू 9 4 13,
169/9 स्क्वायर। यहां से क्या आएगा? a² + b² -4a -8b 16 4 20। 4 तो बाहर ही कर लो, 16 बाहर आ गया, इंटू 16 बाहर आ गया, इंटू 10/9 यानी कि 100/9 स्क्वायर आ जाएगा। देख लीजिए भाई। अब मैं क्या कह रहा हूं, इन दोनों इक्वेशंस को जरा सब्ट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने पे a² + b² ये वाला टर्म तो कटेगा, तो 8a प्लस -2b + 8b मतलब +6b, और 5 - 20 हो गया -15, और इधर आ गया बेटा 169 - 1600 बाय 9 का स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे जो है कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बन रही है, या तो आप इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, एक काम तो ये है, या दूसरी चीज जो मेरे माइंड में आई है वो ये कि भाई जो 4/9 है ना, इसकी वैल्यू अभी नहीं रखते, मतलब इसकी जगह भी R2 ही रख लो। होगा क्या ना, काफी कुछ कट जाएगा। देखो R2 रख लिया, और यहां भी R2 रख लिया, और अब बेटा जब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे आप, तो होगा क्या? अगर आप ध्यान से देखोगे तो होगा क्या, जैसे ही इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, ये 1 + R2 होल स्क्वायर और ये 4 + R2 होल स्क्वायर जो है सब्ट्रैक्ट होंगे। ये तो कटेगा, देखो 4a 8a + 6b -15 तो रहेगा, और दिस माइनस दिस अब होगा। और जब ये आप खुद दिमाग में आ रहा होगा, R2² 1 + R2² + 2R2 है ये, और ये है 16 + R2² + 8R2। तो अगर आप इनको ध्यान से देखें, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे R2² भी कटेगा, 1 - 16 -15 बचेगा, और -6R2 बचेगा। -15 -15 भी कट गया, तो 8a + 6b -6R2 हो गया। 8a + 6b इक्वल टू या +6R2 बराबर 0 भी काट दो, सो 4a + 3b + 3R2 बराबर 0। और अब बेटा R2 की वैल्यू वापस से डाल लीजिए। R2 की वैल्यू थी हमारे पास 4/9। 4/9 बेटा ये वैल्यू डाल लो, है ना। तो 4a + 3b + 3 × 4/9 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12a + 9b प्लस कट गया ना 4 बराबर 0। 12a + 9b + 4 बराबर 0। ये हो गया सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आ गया, है ना। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी बेटर हो गई, क्योंकि R2² वगैरह कट गया, नहीं तो वो बहुत खराब कैलकुलेशन बन रही थी। देख लीजिए। चलिए, तो अब इसी पैसेज में एक और क्वेश्चन है कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड। अब इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट है। देखो इसमें इस पैसेज में ना सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट्स लग गए। हमने एक बार लेंथ का लगा लिया, एक बार अब थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा लिया सेंटर वाला, और अब एक कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट बताने, ये वाली लाइन। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालते वक्त एक बात याद रखिए, ये एडवांस्ड के अंदर भी बेटा बहुत बार यूज हो चुका है। एक बार नहीं, कम से कम 7-8 बार एक कॉन्सेप्ट यूज हो चुका है। जब भी दो सर्कल दिए हो और इनकी कॉमन टेंजेंट निकालने की बात चल रही हो, डीसीटी हो या टीसीटी, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स को एक्सटेंड करना चाहिए। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स को बेटा एक्सटेंड करना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए ये C1 है और ये C2 है सेंटर्स, और ये AB कॉमन टेंजेंट है, डीसीटी ले ली पहले। तो जो ट्राइंगल PAC1 और PBC2 होते हैं, ये सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं। एक्चुअली सबसे पहला काम तुम्हें करना चाहिए 1/P, और ये R1:R2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो रेशियो ऑफ साइड्स जो है सेम होंगे। इससे क्या होता है, ये रेशियो में बेसिकली PC1 PC2 का रेशियो निकल जाता है। तो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स को और कॉमन टेंजेंट को एक्सटेंड करा डीसीटी को, और ये रेशियो निकाला। ये रेशियो आ गया, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट सेक्शन से निकल जाएगा, क्योंकि रेशियो आ गया है, 2 पॉइंट्स हैं, तीसरा पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला लगा के निकल जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखो, ये कॉन्सेप्ट बहुत लगता है। टीसीटी होता तो एक्सटेंड नहीं करना पड़ता, सीधे सीधे ही हमारा सिमिलर ट्राइंगल बन जाते। देखो कैसे, अगर मान लीजिए टीसीटी की बात करनी है, सीधे सीधे ये वाला लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स,
इस बार ये ए बी लाइन ये होती, इस बार डायरेक्टली ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर होते, तो ये वाला पॉइंट क्यू मान लेते हैं, 1Q अपॉन C2Q, सीधे ही R1:R2 होता, तो ये वाला सीधे रेशियो निकल आया, पॉइंट्स हैं तो Q के कोऑर्डिनेट्स निकल जाते, राइट। सेम रेशियो आया एक्चुअली, बस वो एक्सटर्नल डिवीजन हुआ C1 C2 का, ये इंटरनल डिवीजन R1:R2 रेशियो है। ये आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो एक बार ये जरूर सोचा करो जब भी कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी हो और सर्कल्स की इक्वेशन दी हो, कॉमन टेंजेंट के ऊपर एक पॉइंट मिल जाता है P। यही फंडा जरा यहाँ लगाया जाए, यही फंडा यहाँ लगाया जाए। कैसे लगाएंगे सर? कोई भी दो कॉमन टेंजेंट पकड़ लो, ये एक कॉमन टेंजेंट रही और लाइन ज्वाइनिंग सेंटर मान लो ये वाले ले लिए, इनको एक्सटेंड करा, सपोज ये इस कॉमन टेंजेंट को P पर जाके मिल रही है, क्या जी, इस पर जाके मिल रही है। और अब फिर से ट्राइंगल इसको मान ले, सपोज ए और बी माना था ना, पहले भी हमने ए सी माना था, चलो इसको मान लेते हैं। तो ट्राइंगल P1 और इसको C3 बोला था, तो ट्राइंगल P1A इज सिमिलर टू ट्राइंगल P3C, है ना, ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो रेशियो ऑफ PA इज टू PC या PC1 इज टू PC3, R1:R3 हो गया, R1 1 था और वो 4 आया था, 1:4 हो गया। यानी कि बेटा आपके पास एक तरह से क्या हो गया कि PC1:3 1:4 हो गया। तो अब मैं क्या ये बोल सकता हूं, ये 1:3 रेशियो हो गया कि भाई टोटल 4 था, ये 1 था, 1:3 हो जाना चाहिए, 1:3 हो जाना चाहिए। और फिर इस पॉइंट को अगर मैं अल्फा बीटा मान लूं तो सेक्शन लगा देता हूं, वही बोल रहा था मैं उस टाइम, रेशियो आ गया है तो पॉइंट्स पता है, सेक्शन लगा देते हैं, अल्फा बीटा निकल आएगा। तो इसको इंटरनल डिवीजन मान के ही लगा देता हूं, अल्फा इंटू 3, सो 3 अल्फा प्लस 1:2 प्लस 1 अपॉन 1+3, ये -2 हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, राइट। तो 3 अल्फा प्लस 2 बराबर -8, 3 अल्फा इक्वल टू -10, 3 अल्फा बराबर -10, देख लीजिए 3 अल्फा बराबर -10। और उसके साथ ही बेटा बीटा भी निकल आएगा, बीटा इंटू थ्री प्लस 1:4 अपॉन 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी बीटा तो तुम्हारा 0 आ गया, बीटा तो तुम्हारा 0 आ गया। तो -10/3, 0, ये पॉइंट बन गया P। P के कोऑर्डिनेट्स बन गए -10/3, 0। अब एक तरीका तो यही फंडा दोबारा लगा दो बेटा, यही फंडा दोबारा लगा दो, एक पॉइंट और मिल जाएगा, क्योंकि अब इन दोनों सर्कल्स को लिया था अभी बड़े वालों को, अब R1 R2 वालों को ले लो, तो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स दोबारा कहीं पे जाके मिलेगी, दोबारा कहीं, क्योंकि इसका सेंटर, अच्छा बट इसका सेंटर निकाला नहीं है हमने, पूरा तो निकाला नहीं था पिछले पार्ट में, सिर्फ ए बी में रिलेशन निकाला था, तो मैं ये वाला नहीं लगा रहा। अगर ये इसका भी सेंटर होता तो एक और पॉइंट निकाल लेता, 2 पॉइंट फॉर्म से आ जाती। फिर क्या करोगे सर? अब कोई बात नहीं, टेंजेंट है, एक पॉइंट आ गया, स्लोप m मान लेता हूं, तो लेट द स्लोप बी m, लेट स्लोप ऑफ कॉमन टेंजेंट बी m, ठीक है। सो y, और इक्वेशन क्या हो जाएगी फिर, y -0 इक्वल टू m टाइम्स x प्लस 10/3, है ना, क्योंकि -10/3, 0 से टेंजेंट बनानी है, तो पॉइंट फॉर्म ले ली। तो y इक्वल टू m टाइम्स x प्लस 10/3। और अब m कैसे निकाला जाएगा? बेसिकली अब m निकालने के लिए डिस्टेंस ऑफ सेंटर बराबर रेडियस कर दीजिए, चाहे इस वाले का कर दीजिए, चाहे इसका कर दीजिए, किसी का भी कर लीजिए। डिस्टेंस ऑफ सेंटर इक्वल टू रेडियस, DCT इक्वेशन निकालनी है। डिस्टेंस ऑफ सेंटर बराबर रेडियस, मतलब -2,1 का -2,1 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एक तरह से रेडियस, यानी 1 R1 की वैल्यू 1 थी, उसके बराबर रख देता हूं। तो -2m इंटू -2 प्लस 10/3 और -1 अपॉन √1 प्लस m² का मॉड बराबर 1, ये हो गया m इंटू 4/3 -1 का होल स्क्वायर इज 1 प्लस m²। देख लो,
तो 16m²/9 प्लस 1 और माइनस 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 8m/3 इक्वल टू 1 प्लस m²। 1 1 कट गया बेटा, 1 1 कट गया, यानी कि तुम्हारे पास एक तरह से आ गया 6/9। तो 7m²/9 बराबर 8m/3 ना, ये 9 था, m² घटा तो 7m²/9 हुआ। ठीक है, या तो m0 हो गया, या तो m0 हो गया, और 7m/3 इज 8, m की वैल्यू 21/7, सॉरी 24/7 हो गई, m की वैल्यू 0 या 24/7 हो गई, देख लीजिए। अब तो बेसिकली नन ऑफ दीज हो गया, क्योंकि हमारे पास y m0 मतलब y0 तो हो ही जाएगा जब m0 डालूंगा, बट दूसरी वाली टेंजेंट नहीं मिलेगी। ये ऑप्शन नन ऑफ दीज बेटा बन जाएगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें मेथड बता दिया किस तरह से करना होता है। टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन आता है, देखिए सिमिलैरिटी का फंडा, दो चीजें लगती हैं, एक तो सिमिलैरिटी लग सकती है ये, राइट, और दूसरा ये वाली चीज की सेंटर का डिस्टेंस बराबर रेडियस, ये तो करना ही होता है स्लोप निकालने के लिए। आई एम श्योर आपने क्लास में किया होगा। चलो एक और देखते हैं अब इसी तरह का कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड एक और सवाल। कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड एक और सवाल देखते हैं। देखो क्या है इसके अंदर, सर्कल S2 हैज इट्स सेंटर लाइंग ऑन S1 एंड रेडियस हाफ ऑफ दैट ऑफ S1। अच्छा, समझ आ रही है बात कि भाई इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो पहले फिगर अच्छी तरह बना लेते हैं। सब लोग बेटा अच्छी तरह फिगर बना के स्टार्ट करिए। ये हो गया हमारा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन और रेडियस 2 है, मतलब S1 हो गया है। अब बोल रहे हैं एक दूसरा सर्कल है S2 जिसका सेंटर इसके ऊपर कहीं लाई कर रहा है और रेडियस इसका एक तरह से 1 यूनिट है, ऐसा कुछ। S2 सर्कल का कहीं सेंटर इसके ऊपर है और रेडियस बराबर 1 है सर, समझ गए, समझ गए। अब क्या करें, पॉसिबल इक्वेशन ऑफ S2 इज R। तो मन कर रहा है कि भाई इसका जो सेंटर है उसे तो मान लिया जाए, C को मान लिया जाए तुम्हारा 2 cos थीटा 2 sin थीटा। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, कॉमन टेंजेंट की जो स्लोप है वो 30 डिग्री है, मतलब इस बार उल्टा दिया है बेटा। अभी तक हमें कॉमन टेंजेंट वगैरह निकालनी होती थी, इस बार इन्होंने इसकी स्लोप एक तरह से आपको दे दी है, यानी ये 30 डिग्री बना रही है भाई। कॉमन टेंजेंट जो है 30 डिग्रीज बना रही है। ठीक है, ठीक है भाई, समझ गए। S2 की इक्वेशन निकालकर बतानी है। ओके, तो अब दिमाग में ये आ रहा है कि सबसे पहले तो सेंटर निकाल लिया, उसका रेडियस भी पता है 1 है। ओके रेडियस हाफ, कॉमन टेंजेंट इज 30 डिग्री स्लोप है उसकी, तो अभी तो इसकी स्लोप m हो गई, बेसिकली इसकी स्लोप m हो गई, जहां पे m की वैल्यू 1/√3 है। ये बात मुझे समझ आ रही है। ठीक है, तो एक काम करता हूं, एक काम ये करता हूं कि इसकी टेंजेंट लिखूं क्या, कैसे अप्रोच करूं ये सोच रहा हूं मैं। सर्कल की इक्वेशन भी लिख सकता हूं, चलो ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स बनाऊं क्या, समझ तो आ रही है बात की लाइन ज्वाइनिंग अगर मैं सेंटर्स बनाऊं, देखो जैसा कि यहां करा था ना अभी, कि लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स वाला फंडा लगाते हैं, थोड़ा सा रफ में करके लगाते हैं, शायद उससे कुछ हो जाए, है ना। तो लाइन ज्वाइनिंग, क्योंकि सेंटर एक ये है एक ये है, तो इसको अलग से ही एक फिगर में ले जाता हूं ताकि एक तरह से वो मुझे दिख जाए। तो ये आपका एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, और लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स, ये सेंटर की लाइन ज्वाइनिंग है, ये अपनी डीसीटी को कहीं मिल रही है, इस साइड उस साइड कहीं भी मिल सकती है, ये अपनी डीसीटी थी, या ऐसे बना लो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस साइड बना लो भाई, मतलब चलो अब ऐसे बन गई है तो ठीक है। ये अपनी लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स है, और
यहां पे कहीं वो DCT जाके मिल रही है, ये 2 cos थीटा 2 sin थीटा है। तो अब तुम्हें एक बात पता है कि भाई ये वाले ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, इस पॉइंट को P मान लेता हूं। ये 2 cos थीटा 2 sin थीटा था, इसका सेंटर C, और ये तो ओरिजिन था ही। और अगर ये कॉमन टेंजेंट को AB मानी है, तो एक तरह से अगर आप देखें, ट्राइंगल PBC इज सिमिलर टू ट्राइंगल POA, यानी कि PC अपॉन PO जो है इसका रेडियस अपॉन इसका रेडियस होगा, यानी कि 1:2 होगा, 1:2 होगा। समझ गए ना? जी सर समझ तो गए। वही अब सेक्शन फॉर्मूला करते हैं बेटा, ट्राई करते हैं। थोड़ा सा अजीब सा डेटा है इसलिए थोड़ा सा वो लग रहा है, बट ठीक है चलो। ये 1:2 है ये रेशियो, तो यानी कि ये वाला 1:1 ही हो जाना चाहिए, है ना भाई? क्योंकि दिस 1:2 था तो 1:1 हो गया, यानी ये मिड पॉइंट हो गया। तो P के कोऑर्डिनेट एक तरह से आप 4 cos थीटा 4 sin थीटा भी बोल सकते हो, है ना? क्योंकि दिस प्लस दिस बाय 2 ये आना चाहिए। मिड पॉइंट को यूज करके P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। बस अब तो वही करते हैं, फिर स्लोप को m मान लेते हैं। वैसे तो स्लोप दी हुई है, बट चलो अभी m मान के करते हैं। m की वैल्यू 1/√3 गंदी है, लास्ट में रखेंगे। तो y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 4 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा। ये अपनी एक तरह से कॉमन टेंजेंट की एक इक्वेशन मैंने लिख दी है। उल्टा करना है पूरा प्रोसेस, कॉन्सेप्ट वही है देख, बट इस बार क्या है, इक्वेशन नहीं दी। अभी तक तो तुमने जनरली ऐसे क्वेश्चन जब भी करे हैं, सर्कल की इक्वेशन दी होती है, टेंजेंट निकालनी होती है। इस बार टेंजेंट की स्लोप दे दी, सर्कल का सेंटर निकालना है बस। यानी कि अब मुझे क्या करना है आगे, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन 0 0 वाला ले लेता हूं, इसका रेडियस के बराबर डिस्टेंस लिख देता हूं इक्वेशन ऑफ AB से। AB तुम्हारी यही वाली टेंजेंट है एक तरह से, ये समझ लो। ये वाली इक्वेशन तुम्हारी AB है, इसकी स्लोप tan 30 m है। m की वैल्यू डाल देंगे। पहले ओरिजिन का डिस्टेंस 0 0 डालता हूं, तो 4 sin थीटा माइनस 4m cos थीटा अपॉन √1 प्लस m स्क्वायर का मॉड इक्वल्स टू अब समझ आई गड़बड़ वाले रेडियस के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये 2 के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए यहां से क्या आ जाएगा, 2 तो काट दीजिए, तो 2 sin थीटा माइनस m cos थीटा का होल स्क्वायर इज 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है भाई। अब देखो इसके बाद तुम या तो ये कर लो कि भाई m की वैल्यू डाल ही दो, m की वैल्यू बेटा डाल ही दो। एक्चुअली 2 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि तो कट गया, एक 2 का होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स भी कर दी। अब m की वैल्यू 1/√3 थी, है ना? m की वैल्यू बेटा 1/√3 थी, तो 4 sin थीटा माइनस 1/√3 cos थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1/3, यानी 4/3, 4 भी कट जाएगा। तो sin थीटा माइनस cos थीटा बाय √3 इज इक्वल टू 1/3 बन जाएगा, है ना? इस तरह का कुछ बन जाएगा। अब इसको क्या कर सकते हो, इसका होल स्क्वायर भी था, सॉरी इसका होल स्क्वायर भी था बेटा। तो अब एलसीएम ले लें, सो √3 sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, √3 sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, नीचे का 3 कट गया, इक्वल टू 1 आ जाएगा। और अब प्लस माइनस 1 लिखकर अब आई थिंक हो जाएगा, थीटा सॉल्व हो जाएगा इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से बेटा थीटा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इज प्लस माइनस 1 आ जाएगा। थीटा सॉल्व हो जाएगा क्या, अपॉन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की तरह कर लेना, √a² प्लस b² से डिवाइड। बट डायरेक्टली अगर मैं हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो आई थिंक थीटा जो है 60 डिग्री इसको सेटिस्फाई कर रहा है। √3 3/4 माइनस 1/4 साइन थीटा, सही लिखा है ना मैंने? तो साइन थीटा अगर आप देखें, √3/2 ले लूं एंड कॉस थीटा को -½ ले लूं बेटा, क्या सेटिस्फाई हो रहा है? ये हो गया 3/2, अच्छा 1/2 हो रहा है, हाँ। तो 3/2 माइनस 1/2, देखो एक तो 1 हो गया है ना? प्लस वाला मैं बेसिकली हिट एंड ट्रायल से निकाल रहा हूं कि ये वाला एंगल एक तो कर रहा है, जब साइन थीटा √3/2 कॉस थीटा हाफ, मतलब थीटा जो है 60 डिग्री हो गया एक तो, थीटा 60। और एक उल्टा वाला आई थिंक जब -1 आएगा, जब ये वाला जो है साइन थीटा माइनस √3/2 होगा एंड कॉस थीटा भी -½ हो जाएगा, तो भी बेसिकली -3/2 और +½ हो गया इधर, माइनस माइनस प्लस।
आ गया, यानी साइन कॉस दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव वाले दोनों बन जाएंगे। हिट एंड ट्रायल से निकाल ली मैंने, आप 2 से डिवाइड करके अच्छी तरह भी सॉल्व कर सकते थे। तो एक तो थीटा 60 हो गया, और दूसरा बेटा तुम समझ गए आई थिंक, साइन कॉस नेगेटिव मतलब 180 प्लस 60 240 हो गया थीटा। थीटा की दो वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर गई। थीटा आ गया तो बस यहां पे डाल दो बेटा साइन कॉस की जगह, तुम्हारे पास दो सेंटर्स आ जाएंगे, हमारे पास दो सेंटर्स आ जाएंगे। सेंटर ही निकालना था आई थिंक हमें, अच्छा इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। रेडियस तो 1 है, तो सेंटर हो गया C1 बन गया 2 cos 60 2 sin 60, और C2 हो गया 2 cos 240 2 sin 240। तो यहां से आ जाएगा बेटा 1 √3, और यहां से आई थिंक -1 -√3 आ जाएगा। इस तरह से सेंटर्स बन जाएंगे रिक्वायर्ड सर्कल के। अब सेंटर रेडियस फॉर्म से, रेडियस तो 1 है इसका, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। सो x -1 होल स्क्वायर प्लस y -√3 होल स्क्वायर बराबर 1। दोनों माइनस साइन आ रहे हैं, x और y में दोनों माइनस आ रहे हैं। आई थिंक इसमें थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, दोनों में माइनस आएंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो वैसे ही सेंटर नहीं जा, सेकंड में तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर सोचो सर्कल यहाँ आ गया तो कभी भी जो है कॉमन टेंजेंट की स्लोप तो नेगेटिव ही बनेगी ना, पॉजिटिव स्लोप दी हुई है ना इन्होंने। इन्होंने बोला है बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है। तो ये आंसर की में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। आई थिंक यहां पर भी या तो दोनों माइनस कर लीजिए, और एक केस में दोनों ही प्लस हो जाएंगे। सी और डी आ जाएगा, सी और डी आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। अब इसमें एक चीज और है, ये तो एक तरीका हो गया राइट, इसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा अब तुम्हारा दिमाग ज्यादा लग गया। बट दिमाग क्या, देखो रटे रटाए कॉन्सेप्ट लगाए हमने कि भाई पहले तो हमने एक्सटीरियर पॉइंट से आपका वो पॉइंट ले लिया सिमिलैरिटी लगा के, फिर वही स्लोप की इक्वेशन बना ली और उससे सॉल्व हो गया। तो मैं तुम्हें ये दिखा रहा हूं कि भाई देखो जो अपने मेथड्स है ना, वो आप लर्न अपने दिमाग में रखोगे कि क्या करना होता है, उससे आंसर आएंगे। बट अब इसका एक शॉर्टकट भी हो सकता था, क्योंकि भाई एक्स एक्सिस वगैरह की बात थी, तो देखो थोड़ा सा एक शॉर्टकट भी देख लेते हैं। ये अपनी कॉमन टेंजेंट थी, ये 30 डिग्री था, ये 2 है, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 1 है। तो मेरे दिमाग में चल रहा है यार ये 30 है। ठीक है सर, बेसिकली थीटा यही वाला तो एंगल हुआ, क्योंकि इसको तुमने 2 cos थीटा 2 sin थीटा माना था, सेंटर को, सेंटर को जो 2 cos थीटा 2 sin थीटा माना था, मतलब एक तरह से तुमने ये वाला रेडियस जो है इसको तुमने थीटा माना हुआ है ओसी वाले को, है ना। तो मैं, मेरे माइंड में बस अब ये चल रहा है किसी तरह से अगर मैं ओसी निकाल लूं, ओसी वाला जो एंगल है ये थीटा, किसी तरह से ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। इस एंगल को इस फिगर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना, यही थीटा तो निकालना है अपने को बेसिकली। तो ये थीटा कैसे निकलेगा थोड़ा सोचते हैं। देखो ये 30 है, ये 90 है, तो ये टोटल एक्सटीरियर एंगल तो 120 हो गया, 90 प्लस 30, ये टोटल तो 120 हो गया। ठीक है सर, अब अगर हमें ये वाला मिल जाए ऊपर वाला, तो उसके लिए क्या कह रहा हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो इस सेंटर से इसके रेडियस पे, प्रूफ्स वगैरह में यूज होता है तुम्हें अगर याद होगा ये। तो ये 1 है तो ये भी 1, यानी ये बेस तुम्हारी 1 हो गई, ये 1 हो गई। और तुम्हारे पास हाइपोटेनस तो 2 है इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले ट्राइंगल की बेटा बात कर रहा हूं। इस ट्राइंगल को जरा ध्यान से देखो, इसके अंदर बेस जो है 1 और हाइपोटेनस 2, तो यानी ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल तुम्हारा 60 डिग्री हो गया। तो 60 प्लस थीटा बराबर एक्सटीरियर एंगल 90 प्लस 30 120, तो सीधे तुम्हारा थीटा जो है 60 डिग्री सॉल्व हो गया। आया ना मजा, कैसे देखो मैंने फास्ट तरीके से निकाल दिया, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस वगैरह इन्वॉल्व थी, तो मैंने डायरेक्टली इस थीटा की वैल्यू 60 निकाल दी। और बाय सिमेट्री बिल्कुल नीचे भी हो सकता था, ये बिल्कुल नीचे भी ये वाला सर्कल इस तरह से भी प्लेस्ड हो सकता था कि ये ऊपर है और ये इस तरह से नीचे, तब भी एक पॉजिटिव स्लोप की लाइन, इसको उठा के बेसिकली यहां रख दो। तो जैसे थीटा 60 है, इस साइड थीटा तुम्हारा क्या हो जाता, इस साइड बेटा तुम्हारा थीटा 180 प्लस 60 यानी कि 240 हो जाता। तो थीटा की दो वैल्यूज, या तुम ये कह सकते हो कि सिमेट्रिकली इधर भी कोऑर्डिनेट्स होते, राइट। तो वही पॉइंट आ जाता, थीटा 60 डालते ही सी के कोऑर्डिनेट्स बन जाते।
2 cos 60 2 sin 60 यानी 1 कॉमा √3 सी के कोऑर्डिनेट्स बन जाते। वही तुम्हारा आया था, देखो 1 कॉमा √3 आया था ना, ये रहा। तो ऑब्वियसली मेथड 2 तुम्हारा बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गया, फिगर से हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, दोनों अप्रोचेस बढ़िया हैं। एग्जाम में मुझे लगता है फर्स्ट वाला ज्यादा क्लिक होने के चांसेस हैं, क्योंकि वैसे ही तुम इन क्वेश्चंस को अप्रोच करते हो, कॉमन टेंजेंट्स के सवालों को वैसे ही अप्रोच किया जाता है ना भाई। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था देखो। क्योंकि इसमें क्या हो गया, पूरा रिवर्स हो गई चीज। अभी तक क्या होता था, सर्कल दिए होते थे, तुम्हें कॉमन टेंजेंट निकालनी होती थी, तुम बड़े प्यार से निकालते थे। इस बार सर्कल का ही सेंटर गायब कर दिया, वही पूछ लिया और कॉमन टेंजेंट की स्लोप दे दी। ऐसा जेई करता है भाई, तुम्हें पता है, कोई भी कॉन्सेप्ट लिया और तुम्हें आदत है ए से बी जाने की, और उसने तुम्हें बी से ए पहुंचा दिया, कन्वर्स उसका करवा दिया। ऐसा जेई बहुत बार कर चुका है अलग अलग चैप्टर्स में। चलिए, हाफ सेंचुरी हो गई है अब हमारी कंप्लीट। ब्रेन टीजर नंबर 50 देखते हैं अब इसमें क्या है। लास्ट ब्रेन टीजर आज की क्लास का, हाफ सेंचुरी करके, बाकी कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगता है मुझे, काफी जगह मैंने ऑलरेडी कराया, हो सकता है आपने देखा हो, नहीं देखा तो जरा इसको ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एज शोन इन द फिगर 5 सर्कल्स टेंजेंट्स टू वन अदर कॉन्जिक्यूटिवली, मतलब आपस में भी टच कर रहे हैं और दो लाइंस को टच कर रहे हैं। ठीक है भाई, जब भी ऐसे सर्कल्स प्लेस्ड हो जो दो लाइंस को टच कर रहे हैं और आपस में भी एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, सबसे छोटे वाले का रेडियस दिया है 8, इसका दिया है 8, और पांचवे वाले का लार्जेस्ट का दिया है R5 दिया है 18। तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि भाई कौन सा निकालो, फाइंड द रेडियस ऑफ मिडिल सर्कल। मिडिल में क्या है भाई, यही है बीच वाला, इसका निकालो, या इसका किसी का भी पूछ लें, रेडियस निकालो। तो इसका एक ट्रिक है बेटा, याद रखना, और वो कैसे आई वो भी प्रूव करेंगे, वो भी प्रूव करेंगे। तो ट्रिक क्या है, जब भी ऐसे सर्कल्स हो कि भाई दो लाइंस हैं और उसमें बहुत सारे सर्कल्स एक्सटर्नली भी टच कर रहे हैं और उन लाइंस को भी टच करे जा रहे हैं, चाहे 3 हो चाहे 1000 हो, जितने मर्जी हो, उन सर्कल्स का रेडियस बेटा जीपी में रहेगा। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट कि अगर इसका रेडियस ए बी सी है रेडियस, तो ए बी सी हमेशा जीपी में होंगे। यानी अगर इसका रेडियस R1 है तो ये सारे जीपी फॉर्म करेंगे। तो अब रेडियस क्योंकि जीपी में होंगे, लिख लो ये बात कि रेडियस विल बी, ऑल रेडियाई विल बी इन जीपी। तो भाई फिर तो बस सवाल बड़ा आसान हो गया, क्योंकि अब R1 R2 R3 R4 R5 जीपी में है, तो तुम्हें पता है R1 R3 और R5 भी जीपी में होंगे, R1 R3 R5 भी जीपी में होंगे, तुम्हें पता है। ऑल्टरनेट टर्म्स ऑफ जीपी आर ऑल्सो इन जीपी। तो R3 स्क्वायर बराबर R1 R5 हो गया। तो R3 की वैल्यू सीधे सीधे √R1 R5 यानी कि 8 × 18 का स्क्वायर रूट लेना है बस। ट्वेल्व। तो R3 की वैल्यू बेटा 12 होनी चाहिए। देखते हैं आंसर 12। अब सवाल ये उठता है कि क्यों जीपी होगी सर, ये सब जीपी क्यों फॉर्म करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन कहीं दिख जाए कि दो लाइंस को सर्कल्स टच कर रहे हैं, बहुत सारे एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, एक्सटर्नली होने चाहिए वो भी, है ना, ये नहीं दूर दूर पड़े हैं उसमें भी तू लगा रहा है कि ऐसे सर्कल पड़े हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसमें भी सर जीपी होगी। नहीं, जीपी सिर्फ तभी होगी जब वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं आपस में भी और दो लाइंस उनकी कॉमन टेंजेंट्स हैं। चलिए तो देखते हैं क्या लॉजिक है इनका, क्या लॉजिक है जरा जल्दी से देख लेते हैं। एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, कोई भी तीन सर्कल उठा लिए और ये उनकी कॉमन टेंजेंट बना दी। ठीक है सर, फिर वही कहानी, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स, सिमेट्री ना कुछ सिमिलैरिटी का इस्तेमाल होगा। ये R1 है, ये R2 है, ये C1 C2 है। तो C1 C2 बराबर R1 प्लस R2 हो गया, क्योंकि एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स हैं बेटा। C1 C2 बराबर R1 प्लस R2 है। और अब वही वाला फंडा लगाओ जरा एक बार कि इसके सेंटर से, अभी पिछले क्वेश्चन के में भी किया था ना वो, इसके सेंटर से इसके रेडियस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं, इसके सेंटर से इसके रेडियस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं। देखो ये वाला मैंने एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप किया, ऐसे ही इस पे भी कर दो। क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे? देखिए ये वाला भी R2 है और ये R3 है। तो ट्राइंगल्स जो हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स, एक तो ये वाला और एक बेटा ये वाला,
ये दोनों ट्राइंगल्स तुम्हारे सिमिलर हो गए, ऑब्वियसली सिमिलर हो गए सर। ठीक है, ए सिमिलैरिटी रूल से। नाउ अब तुम्हें एक बात पता है, अगर ये R2 था, ये R1 है, तो ये भी R1 हुआ, यानी ये R2 माइनस R1 ये बेस हो गया, ये वाला R2 माइनस R1 हो गया, और ये वाला तो R1 प्लस R2 था ही। तो R2 माइनस R1 अपॉन R1 प्लस R2, दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये टोटल R3 था, इतना R3 माइनस R2 हो जाएगा अपॉन R3 प्लस R2। तो ये मैंने सिमिलैरिटी से लिख दिया, ट्राइंगल C1C2P, पॉइंट को P मान लेता हूं, इसको Q मान लेता हूं, इज सिमिलर टू ट्राइंगल C2C3Q। तो सिमिलैरिटी से रिलेशन आ गया। और अब इसमें बेटा या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लंबा पड़ेगा, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा देता हूं। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो पता है ना भाई, पता ही होगी यार, मीन्स करके आए हो, जल्दी से ऐड कर दो ऊपर वाले नीचे वाले। तो 2R2 और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो -2R1, इधर ऐड कर दो 2R3 अपॉन इनका सब्ट्रैक्शन -2R2। तो R2 बाय R1 इज R3 बाय R2, तो R2 स्क्वायर इक्वल टू R1 R3 आ गया। तो क्या प्रूव हो गया कि ये तीनों के रेडियस जीपी में बन गए। था ना बढ़िया, देख तो, यानी 3 के जीपी में बन गए, तो मतलब पहले 3 के जीपी में, तो भाई अगले 3 के भी सेम लॉजिक से जीपी में होंगे ना, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी, अगले 3 के भी जीपी सबके जीपी में फॉर्म होते जाएंगे। हैं जितने मर्जी सर्कल्स बना लूं, तो 100 सर्कल बना के दे दें, घबराना नहीं है, उन सबके रेडियस जीपी में आएंगे बेटा, इन सबके रेडियस जीपी में आएंगे। ठीक है भाई, तो बढ़िया क्वेश्चन था ये, अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिससे हमने क्लास आज की एंड करी है। और अब इसी तरह बेटा सर्कल की, अब कल की क्लास में, आज हमने देख मेनली अपना फोकस टेंजेंट्स पर रखा, बेसिक्स करे सर्कल की इक्वेशंस वगैरह के ऊपर, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस, फिर हमने टेंजेंट्स पे फोकस रखा। और कल की क्लास में भी थोड़ा बहुत टेंजेंट तो देख लगेगा ही, चांसेस बहुत ज्यादा है सर्कल में टेंजेंट से ही सवाल आएगा, बट उसके अलावा भी रेडिकल एक्सिस वगैरह थोड़ा पढ़ेंगे, लास्ट ईयर रेडिकल एक्सिस पर ही आया है 2023 में, और ऑर्थोगोनल सर्कल, कॉमन कॉर्ड, कॉमन टेंजेंट, ये सब कॉमन कॉर्ड वगैरह टेंजेंट तो आज कराइए, ये सब हम फैमिली ऑफ सर्कल इसके ऊपर कल सवाल लगाएंगे। ठीक है भाई, चलिए, तो आई होप आज मजा आया, थोड़ा सा हैवी हो सकता है आपको सेकंड हाफ ऑफ द लेक्चर लगाओ, बट क्वेश्चन थोड़े से बढ़िया थे तो लगेगा ही। देखो एम यही है इस बैच में कि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करें, अभी जितना परेशानी आनी है आने दें, ताकि जेई के पेपर वाले दिन या उस टाइम के अराउंड हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली थोड़े क्वेश्चन ईजी लगे हमें रिलेटिवली, राइट। अभी परेशानी आ रही है, कोई बात नहीं, फेस करते रहो परेशानी को, जितनी परेशानी आ रही है मतलब उतनी बढ़िया तरीके से तुम तैयारी कर रहे हो। एडवांस की तैयारी मजे में नहीं होती, आराम आराम से, हाँ मजा आ रहा है, परेशानी आएगी, क्वेश्चन नहीं होंगे, दिमाग लगेगा, 15-15 20-20 मिनट, आधा घंटा एक क्वेश्चन में फंसे रहोगे। मुझे भी, मेरे साथ भी होता है बेटा, कई बार मैं किसी क्वेश्चन को देखता हूँ, उसको करता रहता हूँ, आंसर नहीं आ रहा, कहीं सिली मिस्टेक कर दी, फिर उसमें कई बार देखा कि आंसर मिस्टेक कर रहे थे हम, तो सबके साथ होता है, आपके साथ भी हो रहा है, करिए कोई बात नहीं, बस एफर्ट करते रहिए, उसका ये मतलब नहीं है कि एफर्ट करना बंद कर दें हम सोचें अरे हमसे तो होता नहीं, छोड़ दें, उल्टा और समय देने की जरूरत है, अगर हमसे नहीं होता और समय हमें देना है, तभी हमारी मैथ्स इंप्रूव होगी, राइट। चलिए, तो मिलते हैं बच्चों कल के लेक्चर में, इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर एवरीवन।